हाँ, गुड मॉर्निंग भैया। बैठिए। हाँ, नमस्ते भैया। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अरे वाह, हमसे बेहतर रहो। क्या चीज? दुआ है, बना के रखिए। धन्यवाद। भैया बैठ जाओ। आधे घंटे तो मिलता होगा ना ये घूमने घूमने के लिए। हाँ, वो इसलिए देते हैं ना कि नीचे की अर्थव्यवस्था सही चले, जो दुकान उकान है, चाय पान की दुकान है ना यहाँ पे। हाँ, तो उनका भी अर्थव्यवस्था सही चलता, जो 10-5 लाओ खर्च करके लौट आओ। कुछ पैसों से लेके आते हो आप लोग? नहीं नहीं, ये तो लेके आते हैं। आप लोग नहीं लेके आते हो? अच्छा, रखे रहते हो ऑनलाइन? हाँ, 10-5 रखे रहा करो, है ना, आवश्यकता पड़ती रहती, किसी की चाय पिलाना पड़ गया मान लो। हाँ? अच्छा, हाँ हाँ, कुछ भी खाने का मन कर गया। चलिए भैया, आज ये सब यहीं रहेंगे क्या? अच्छा चलिए। तो हम लोग जहाँ से कल कार्यक्रम रोके थे वहीं से शुरुआत करते हैं। अभी केरला में वेस्ट नाइल फीवर आ गया है। ये केरला वाले बहुत परेशान रहते हैं नई नई बीमारियों से। क्या चीज? कोई भी बीमारी आती है तो केरला में आती है, तो वेस्ट बंगाल में आती है। किनारा है बहुत ज्यादा ना, भारत का एकदम किनारा है, और शिक्षा भी बहुत ज्यादा है। तो कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी हीमोफीलिया के बारे में, और इसके बाद हम आगे बढ़े थे, इसके जेनेटिक्स देख लिए थे और ब्लड ग्रुप आदि को देख लिया गया था। और सबसे खास बात कि हमने RH ब्लड फैक्टर भी देखा था, और एरिथ्रोसिस ब्लास्टोफिटिलिस के बारे में जानकारी मिल गई थी। और आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ और ब्लड समूह की बात करते हुए फिर आपको हम लिम्फ नोड के बारे में बात बताएंगे। कल हमने देखा था कि जब दूसरी बार प्रेगनेंसी हो रही थी तो बच्चे की मौत हो रही थी, डेथ हो रहा था, कारण कि उस समय माँ के बॉडी में क्या बन रहा था? एंटीबॉडी का विकास हो जा रहा था RH पॉजिटिव के खिलाफ। तो एक भाई साहब हमसे सवाल पूछने आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि माँ बहुत बड़े आकार की है ना, और जो एम्ब्रॉय है वो छोटे आकार का है, तो नुकसान किसको पहुंचेगा? एम्ब्रॉय को, क्योंकि माँ ने अपने बचत के लिए ही क्या बना रखा है? एंटीबॉडी। उस समय वो माँ की ममता जैसा कुछ होता नहीं है ना, वो माँ ही अपने भ्रूण के या बच्चे के हत्यारे के तौर पर काम कर लेती है, कि क्योंकि उसे अब खुद को बचना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके मन में आता है ना कि अगर बच्चा RH पॉजिटिव है और माँ कैसी है? RH नेगेटिव है, तो मरना तो नेगेटिव वाले को चाहिए ना, क्योंकि हमने कहा था RH पॉजिटिव ब्लड किसको जाएगा? नेगेटिव वाले को। तो नुकसान किस पर पड़ेगा? नेगेटिव पर। क्योंकि माँ डोमिनेट है, तो ऐसी स्थिति में माँ को प्रभाव कम पड़ेगा और बच्चे पर प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, रीजन की एंटीबॉडी लड़ने लगता है। खैर, आज हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या? क्लॉटिंग? हाँ, नहीं तो इसमें अब इतना ज्यादा विस्तार से बताऊंगा तो भैया हम 7 साल में पढ़ाएंगे बायोलॉजी ना, इतना विस्तार से हमें आवश्यकता नहीं है। इतना ही हम जितना जा रहे हैं यही बहुत खतरा है ना, बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं। मतलब आप इसके बाद किसी नीट वाले को बुलाना और बगल बैठाना, वो भाग जाएगा उठ के आपके बगल से, ठीक है ना, अभी भी भाग जाएगा, कहेगा कहना क्या चाहते हो। तो रीजन, इसका रीजन यही है कि 69 ने हम लोगों को एकदम टेंशन डाल दिया, कि उन्होंने पता नहीं क्या ट्विस्ट कर दिया। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या मतलब जो भी अध्यापक होगा साइंस पढ़ा रहा होगा, अच्छा ये बवाल खाली साइंस में हुआ है और दूसरा करंट अफेयर में हुआ है। करंट, हाँ, हिस्ट्री में क्या ही बदलेगा, पॉलिटी में तो वही रहेगा ना, अनुच्छेद 17 के बराबर 17.5 तो हो नहीं जाएगा। ये वाला मामला क्या है कि साइंस वगैरह में इतना डीप है कि हमें जनरल साइंस पढ़ना है, और कुछ जो पेपर सेटर होते हैं वो भौकालबाजी के चक्कर में करते क्या है कि जनरल साइंस से थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। अब उनको क्या पता कि बच्चा है, उसकी जान थोड़ी लेनी है, लेकिन अब वो जान लेने के लिए उतारू हैं, तो ऐसा कर देते हैं। तो हम जैसे अध्यापकों को फिर ये थोड़ा सा लोड लेना पड़ता है कि भाई हमने पढ़ाया, फंसा ही नहीं तो बड़ी बेइज्जत होती है।
मन में बड़ा अजीब सा लगता है कि यार है ना, इतनी नहीं, मार्केट खराब होना तो अलग दृष्टिकोण हो गया। मार्केट भैया ज्यादा दिन खराब होता नहीं, उससे 2-4 दिन लोगों को याद रहता है, उसके बाद वो अच्छा मार्केट संभाल लेता है मेंस, क्योंकि इसमें पीटी में फंसा ना फंसा कोई दिक्कत नहीं, मेंसवा में तो 100% फंस जाता है ना, तो वही संभाल लेता है। कारण कि अभी हाँ ये सच्चाई है कि मेंस में 90 से 100% नोट्सवा से आ जाता है, और वो पिछले कई साल से आ रहा है और आता ही रहेगा। कारण हाँ यही सच्चाई है, 3 महीने पढ़ाए वो जितना भी नोट्स बनेगा 100 क्वेश्चन कराते हैं, उसी 100 में से 2-3 आ जाता है, तो आ जाता है तो उसी को करना है। इसीलिए तो हम कह रहे कोई किताब मत पढ़ो। इसके लिए आपको मैं एनसीईआरटी सलाह भी देता हूं, इसके लिए मैं आपको घटना चक्र लगाने के लिए कहता भी हूं, वहां पर मैं चुपचाप रहूंगा, कुछ नहीं, खाली क्या करिए अपना नोट्स लिखते रहो, चलते रहो। और कितने क्वेश्चन करने हैं? 100, जिनमें से 50 मैं लिखाता हूं और 50 आपसे लिखवा लेता हूं, उसी डिजाइन के लगभग लगभग, तो ये तय हो जाता है। और ये आज से नहीं, हम शायद बीपीएससी पढ़ा रहे हैं 65 नंबर से, और ये कौन सी है अभी 70, तो 5 वाला नहीं 4 हो गया। तो इससे पहले मैं था यहाँ पे पटना में था और किसी संस्थान में पढ़ाता था, तो अब नाम नहीं दे सकता ना, किसी संस्थान में था, तो वो भी काफी रेपुटेटेड था और अच्छा सिलेक्शन देता था तुलनात्मक रूप में। भाई काहे हल्ला कर रहे हो? नौकरी करता हूं भैया मैं भी यार, समझा करो बात को। तो किसी संस्थान में था, तो वहां मैंने देखा कि इसका जैसे होता है कि देखो हमारे लिए बीपीएससी नया था, कारण कि मैं यूपी से आता हूँ, यूपीएससी दिल्ली में रहता हूँ, तो हम लोगों का फोकस मैक्सिमम कहाँ होगा? यूपीएससी वाले कॉन्सेप्ट होगा, और यूपीएससी और यूपीपीसीएस लगभग बराबर है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बिहार आने के बाद थोड़ा चेंज हुआ, कारण कि यहाँ पर मेंस में एक क्वेश्चन बिहार वाला भी पूछता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ बिहार, या बाढ़ की समस्या में तकनीकी का खास करके ये सवाल खूब पूछता रहता है। तो हमने इस पर खूब रिसर्च किया और काम किया कि कैसे यहाँ सवाल कवर हो सकता है। तो अभी बीपीएससी का ट्रेंड ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नए सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, वो बस ज्यादा बेसिक सवाल पूछते हैं और मैक्सिमम अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। इसलिए हम लोगों में अभी सुकून की जिंदगी है कि जो पढ़ाते हैं वो आ जाता है। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, यूपीएससी आगे आगे भागती है और उसके पीछे पीछे अध्यापक होता है। ये यूपीएससी है, ये अध्यापक है, ये छात्र है। ऐसे ऐसे यूपीएससी भागेगी तो हम उसको पीछा करेंगे, और हमारे पीछे पीछे कौन आएगा? छात्र आते हैं। तो यूपीएस इसीलिए तो 33-35% पे सिलेक्शन हो जाता है ना, पता है नहीं आपको? यूपीएससी का फाइनल कट ऑफ कितना गया? तो 34%, यानी कि जो टॉपर हैं उनका 34% है टोटल। यहाँ हमारे 10 में अगर 34 है, घर वाले आत्महत्या करा दें, है ना, फरसा से मारे खींच करके, ये 34% मतलब फेल हो गए रे। 90 आने के बाद लोग दिक्कत कर देते हैं। तो यूपीएससी है वो, उसको हम ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते। अब वहां पर ये कहना कि मैं ही संप्रभुता सत्य वाला इंसान हूं, ब्रह्मास्मि वाली भावना कि मेरे पढ़ाने से ही आएगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई अध्यापक आज तक जन्म नहीं ले पाया है कि जो ये कह दे कि मेरे ही पढ़ाने से आ जाए और कुछ मत पढ़ो। लेकिन हाँ, यहाँ पर राज्य स्तर की परीक्षाओं में ऐसा होता है कि मेंस एक रिदम पर चलता है। मैं आपको सलाह दूं कि या आपको करना भी चाहिए कि मोबाइल से, फोन तो सबके पास ही है, पिछले 5-6 सालों के मेंस के आंसर जो पेपर है आयोग वाले, उसको डाउनलोड करके रखा करो। और जैसे विषय आपकी शुरू हो जाए मेंस की, जैसे मान लो मैं साइंस टेक पढ़ाऊं, तो आप उस दिन इतना रिसर्च करके आओ कि कम से कम 65 नंबर से लेके और 69 नंबर तक आपको मेंस के सारे सवाल दिमाग में रहें कि किस किस तरह के और कौन कौन से सवाल आए हैं। इस तरह का रिसर्च जब आप कर लोगे तो ये सवाल आप नहीं पूछोगे कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इसे रोज हमसे सवाल आता है कि करेंटोम का पढ़ें। अब भैया करेंटोम यही पढ़ना है, पिछले 7-8 सालों का बीपीएससी पेपर उठाओ और करंट के क्वेश्चन देख लो कि किस रेंज में आ रहे हैं, उसी रेंज के हिसाब से क्या कर लो, अपनी तैयारी कर लो। इसी को बोलते हैं कि हम पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक किया जाता है। तो मेंस को ऐसे ही आप डील करिए। अपने यहाँ क्या है, बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में इनका एक रिदम होता है कि एक साल बायोटेक से पूछेंगे तो अगले साल नैनोटेक से पूछेंगे, नैनोटेक से नहीं पूछ रहे हैं तो स्पेस से पूछ लेंगे। ये रिदम लेके चलते रहते हैं, तो ये ध्यान में दिया जाता है। यहां तक कि अगर हम 20 क्वेश्चन बता दें कि ये 20 क्वेश्चन तैयार करके जाइए, और 20 क्वेश्चन तैयार करने में 10 दिन लगते हैं औसतन,
आप उसी में से सारा 100% करके आओगे। इतना शानदार रिदम होता है। आपको शायद याद होगा हाई स्कूल, इंटर में या बीए वगैरह में ऐसे ही आप तैयार करते थे कि सबसे एक पतली सी पुर्जी आती थी, पतली पुर्जी आती थी ना, अब जो भी है उसी में लिखा रहता था कि लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, और विस्तृत में खाली 4 या 5 रहते थे, उसी में से एक भिड़ जाता था। तो अभी जो हालात है बिहार पीसीएस मेंस में वो यही है, लास्ट में पुर्जी बना सकता है, लेकिन वही बना पाएगा जो इस पर काम कर रहा है, जैसे अध्यापक कर पाएगा। इसीलिए हम लोग ज्यादा लोड नहीं लेते मेंस वोन्स का। हमें पता है कि जब सितंबर में पेपर होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने पूरे हैं। 3 महीने में अगर संस्थान ने 60-65 घंटे भी दिए तो हम एकदम शानदार काम कर लेंगे, और आप जब आओगे तो जय जयकार करोगे, हाँ ठीक ठाक रहा है। कारण कि अभी बीपीएससी, लेकिन ध्यान देना, यह रिदम मुझे जो लगता है वो 73वीं तक रहेगा, उसके बाद ये रिदम में परिवर्तन करेंगे। अभी भी थोड़े थोड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब वो 60 क्वेश्चन डाल दिया, अब साइंस टेक में 5-6-60 क्वेश्चन लिखने हैं। अब उसमें होता क्या है कि नहीं पता होगा भैया तो नहीं लिख पाओगे। साइंस टेक में यही समस्या है, 2 धन 2 बराबर 4 है, 5 नहीं कर पाओगे। जैसे इसमें है, पॉलिटी में है, कुछ नहीं आ रहा तब भी कुछ ना कुछ तो मार के आ ही जाएंगे ना, अगल बगल से समेट लेंगे। हिस्ट्री में है तो तमाम तरह की स्टोरी है, हरिहर बुक्का को मारना है तो बुक्का हरिहर को मार देंगे साइड से। हाँ मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इधर से उधर करा जा सकता है। बट इसमें क्या है, अब उसने मान लो पूछ लिया कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, या आपसे पूछ लिया कि जीन मैपिंग किसे कहते हैं, तो अब जीन मैपिंग किसे कहते हैं, जीन तो पता है, मैपिंग हमारा खान सर वाला हमने पढ़ रखा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। खान सर वाली मैपिंग ज्योग्राफी की मैपिंग है, हमारी मैपिंग वो वाली मैपिंग नहीं है, हमारी मैपिंग कॉन्सेप्ट अलग है पूरा का पूरा। तो यहां पर हमें वो बात समझनी होती है। इसलिए मेंस पर ध्यान देना, मेंस वही ठीक ठाक लिखता है जो अच्छा श्रोता होता है, सुनने की क्षमता जिसमें है वो मेंस अच्छा लिख जाता है। और जो हुलबुलहा टाइप का होता है, हुलबुलहा जानते हैं ना, हुलुक बुलकिया टाइप का, बबल जाएगा एकदम 2 सेकंड के अंदर, आगे बढ़ो हाँ ऐसे होते हैं, अरे कुछ लिखा नहीं रहे, खाली वक्त ही कर रहे हैं, तो ये वाले नहीं लिख पाते। कारण वो धैर्य की सिप्योर इच्छा है। 3 घंटे और नॉन स्टॉप क्या चलना है, पेन चलती ही रहना है। तो जब यहां भरा रहेगा मटेरियल तभी तो खाली करोगे, यहां से कलम भरने से खाली नहीं होगा ना। हाँ खाली तब कर पाओगे जब कलमियां ऐसे ऐसे, तो चलाओ जाके वहां, ऐसा ऐसा करोगे तो पेन खाली हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से नंबर ना मिलने वाला, नंबर तय मिले जब इसको भरोगे। तो सबसे बड़ी बात होती है वो है मटेरियल की, कि आपके पास ब्रेन में मटेरियल भरा होना चाहिए। और केवल पढ़ लेने से मटेरियल नहीं होता, सुनने से होता है। क्योंकि जब टीचर सुनाता है ना तो दूर तक सुनाता चला जाता है, सुनाते सुनाते लंबी लंबी बात कर देता है, बड़ी दूर दूर तक। लिखाता ही रहेगा तो उतना देर तक वो लिखा नहीं पाएगा। तो इसलिए सुनना और लिखना दोनों इसका समन्वित रूप होता है, तभी आप मेंस में शानदार काम कर पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कसौटी है मेंस की, वो ये है कि आप लिमिट में रहो। अभी आपने देखा यूपीएससी ने एक मार्कशीट जारी की है, हमने अपने स्टेटस पर डाला था, पेनाल्टी डाल रही है। अब पेनाल्टी डालने का, हालांकि हम लोग पहले से भी इस पे तत्पर थे कि ऐसा करते ही करते हैं, वो ये चुपके से यहां भी होता है, आयोग में, बीपीएससी में भी होता होगा, यूपीपीसीएस में भी होता है कि पेनाल्टी के बड़े कॉन्सेप्ट हैं। कि पहली बात, अक्षर अच्छा नहीं है आपका, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि लास्ट में खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं कि हमने क्या लिखा है। हालांकि ऐसा सबके साथ होता है। 3 घंटे बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन आदमी लिखता है वो बड़ी बुरी स्थिति होती है उसकी, कारण कि मौका ही नहीं है, समय नहीं बचा। तो समय नहीं बचा तो वहां पर वो रगेद देता, अच्छे से खींच देता है, तो इसके नंबर काटे गए। कुछ लोग मेंस लिखते समय आदत पड़ी है इस तरह से स्टार बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, कलम से हाथ बना दे रहे हैं ऐसे, तो इसे इंडिकेशन माना जाता है कि इसे मानते हैं कि आप इसे एक तरीके से चिन्हित करना चाहते हो कि ये मेरी कॉपी है और मुझे इसका नंबर मिलना चाहिए। इसको चोरी माना जाता है कि आपने कॉपी में, हाँ जी क्या, हाँ नहीं कुछ, हाँ पॉसिबल है, बहुत सी जेनेटिक डिजीज के ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन हम इनिशियल फेज में हैं अभी। ऐसे मान के चलना कि अभी हम प्रयास करते हैं 100 में तो मिलता 1 रिजल्ट है। जब हम आपको लेके आएंगे जीन पढ़ाने
या हम क्रिस्पर कैस9 आदि बताएंगे तो पक्का बताएंगे, है ना। क्या चीज? डीप फेक? बेटा हम सारा पढ़ाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी जब आ जाएगा ना, तो हम आपको ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बात, हाँ बेटा, बड़ी बड़ी बात बताएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे ये यही भी पढ़ा जा सकता था। जब हमने बचपन का प्यार तक आपको समझा दिया कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जो बदोबदी ओए होए आ रहा है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान रखना होगा। अब वो तो गा के निकल गया, अभी पता पाओ 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 गाना है ना, बड़ा पाओ छोटा भी पाओ, ऐसा कुछ गाना गा रहा है वो। अब ये गा के तो निकल लिया, खोपड़ी पे हमारे चढ़ रही है क्या। तो हम हर स्तर पर, हर निगाह पर ध्यान रखेंगे। इसको हम सूचना और संचार तकनीकी के तहत ले चलेंगे, है ना। तो अच्छा, इसको ध्यान रखने का मतलब ये है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक उदाहरण दिया कि ऐसा हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। खैर, हम मेंस पर थे तो अभी ये बात कर रहा था कि अगर ऐसे हम डोने वहां पे चिन्ह कर रहे हैं, अभी सी आदत पड़ी हुई ना हमला, आप डॉट लगा देते हैं, स्टार बना देते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि एक पेज में पूरा रंग देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इसकी भी एक लिमिट है कि हम अगर एक पेज में कम से कम 3 या 4 अंडरलाइन, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कुछ की आदत है कि वो मिक्स करना शुरू करेंगे, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। मैं आपको हिंदी वालों को यह सलाह दूं कि अगर आपको साइड इफेक्ट लिखना है तो आपको पार्श्व प्रभाव लिखना होगा। साइड इफेक्ट हिंदी क्या होती है? पार्श्व प्रभाव। तो इतना शानदार है नहीं, साइड इफेक्ट आप लिख के आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पार्श्व प्रभाव लिखते हैं तो आप में वही है ना, सोने पर सुहागा वाली बात, कि हिंदी है तो वाकई में हिंदी है, और अंग्रेजी है तो सामान्य अंग्रेजी है। आपसे उम्मीद नहीं करता कि हम लोग विलियम शेक्सपियर के भतीजे हैं, कोई जानता नहीं हमें, लेकिन ये जरूर जानता है कि हम दिनकर के घर के हैं। ये तो उम्मीद है ना हमसे कि हम मुंशी प्रेमचंद जी के बिल्कुल वंशज हैं। तो हिंदी में गलती स्वीकार्य नहीं है। अंग्रेजी में अगर इच की जगह वाज भी लगा दो तो चल जाएगा। स्पेलिंग कहीं थोड़ी बहुत इरर भी है तो वो अंडरस्टूड, समझ जाते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। अंग्रेजी में यही वजह है कि ये जो अंग्रेज वाले इंग्लिश मीडियम है ना, ये क्रॉस कर जाते हैं। भाई इनको यू लिखना, चाहे तुम हो चाहे आप हो चाहे जो क्या लिखेंगे यू। हम अगर लिख दें तुम मास्टर बहुत अच्छा नहीं है तो कहेंगे हमारा सम्मान खराब हो गया। तो अंग्रेजी में कई सारे सहूलियतें हैं। जैसे जो बीएससी एमएससी कर, मैं भी मतलब बीएससी एमएससी किया हूं, मैं भी अंग्रेजी में किया हूं ना, तो ऐसा नहीं कि हिंदी में किया हूं। तो इसका आशय यह है कि अंग्रेजी में थोड़ी सहूलियतें हैं, बहुत सीधा सपाट है, बहुत लच्छेदार भाषा नहीं चलती है, तब भी काम चल जाएगा। इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ऐसे ही क्रॉस कर दीजिए, चल जाएगा। बट हिंदी वालों के लिए इडियम फ्रेज, मुहावरा वगैरह, लोकोक्ति वगैरह आवश्यक है। लिखना होगा यह ऐसे लग रहा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, मतलब ऐसा लिखना होगा आपको। वहां पर कुछ मुहावरे डालने होंगे। इमरजेंसी है तो आप जाइए ना, जिसको जाना है बिल्कुल जाया करो। हम तो रोज बोलते हैं कि आप स्वतंत्र हो जाने के लिए, है ना। और भैया ध्यान से जाना है, इतनी इमरजेंसी में दौड़ के मत जाना या हल्ला हल्ला मचा के मत जाना। और सड़क पर बहुत ध्यान से चला करिए, आप हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हो। और दूसरा, बच्चियों में कुछ बातें हमारे पास आई हैं, आप में किसी कोई दिक्कत रहा करे बैठते समय या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे सीधे बताया करो, हम तत्काल उसका निवारण करेंगे। आप हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हो। आप मान लो कि वहां गए और उन्होंने नहीं सुना तो आप तत्काल मुझे बताओ। हम अगर बोल देंगे तो वो उनको हिम्मत ही नहीं कि ना सुने वो, है ना। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और दूसरी बात की एसी ओसी वाला मामला मैंने पूछा है तो वो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोगों को। आज तारीख कितनी है? 8। तो शायद कल शिफ्ट करेंगे 9 को, जैसा ये कह रहे हैं। नहीं करेंगे तो 10 से 11 करेंगे। एसी का इन्होंने बता रखा है कि सोमवार को किसी हाल में हम चला के देंगे आपको, तो इंतजार कर लेते हैं। देखो हम आपके हित की ही बात करेंगे, ध्यान रखना, किसी भी कीमत पर। क्योंकि और सबसे खास बात, इसका ऑनर जो है वो मास्टर है। इस कोचिंग का ऑनर मास्टर है, टीचर है। तो टीचर जब किसी कोचिंग का मालिक होता है तो आपके हित में कभी वो गड़बड़ नहीं करेगा। अगर किसी कोचिंग का ऑनर टीचर नहीं है, वो क्या है, केवल और केवल ऑनर है, तो वो नहीं समझता बात को। तो इसमें दो को मुश्किल होती है, अध्यापक को भी होती है और स्टूडेंट को होती है ना। तो यहां पर ये सहूलियत है कि अगर ये बात मैं खान सर तक पहुंचा दिया तो फिर वो मान के चलना कि लकीर बन जाएगी, वो होना ही तय है। हम बीच में जानबूझ के रोकते हैं, सेतु का कार्य करते हैं ना। आपके
खान सर के बीच में, यहाँ के मैनेजमेंट और खान सर के बीच हम एक ब्रिज हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि दोनों में परस्पर समन्वय बना रहे। आप समय किसी भी तरह कोई दिक्कत है, शायद मुझे कोई जानकारी मिली किसी बच्ची को मासिक चक्र था, मेंस्ट्रुअल साइकिल था, तो उसको दिक्कत आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये गलत था, तो बैठने में प्रॉब्लम थी। कभी भी कोई इशू आए और इसको बुरा मत माना करो, थोड़ा सा एडवांस सोचो। वो दौर खत्म हुआ कि जब काली पन्नी में पैड मिलता था। अब आप काली पन्नी फाड़ो और हाथ में नचाते हुए पैड लेके घर आओ, कोई मतलब नहीं है ना। ये सब चीजें कब तक सहना। अरे अभी भी मेरे घरों में मैं देखा हूं, गांव में मासिक चक्र आने के बाद रसोई में जाने नहीं देता। कितनी गलत बात है। उस दिन जबरन घुसो रसोई में, और खाना हो तो खाओ और नहीं तो बाहर में जाओ। हमें रसोई में जाना है आज, कहीं क्या हो गया, मेरा मन कर रहा है, और खाना नहीं बनाएंगे, बैठेंगे कुर्सी रख के वहीं। तोड़ो विसंगतियों को, ये सब विसंगतियां हैं, है ना। तो अगर आप और हम नहीं बदलेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपका ये नैतिक दायित्व है, अधिकार है पूरी तरीके से, है ना। तो कभी भी कोई दिक्कत हो तो तत्काल बताया करिए। चलिए, तो ये तमाम बातें आप भैया ध्यान रखो। जो ऑनलाइन वाले वो भी थोड़ा लिख तो रही हो आप, अभी भी देखता हूं कुछ लोग लिख के दिखाते हैं, तो लिखते समय आदत खत्म करो। दूसरा, कलर वाला पेन यूज कर लिया था, लाल पीला नीला में कुछ लोग देखता हूं होली खेल के आते हैं कलम लेके, तो होली खेलना बंद करो। या तो नीली या तो काली, या तो डॉट पेन या तो जेल पेन, जो भी आप चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार है। मतलब बहुत से लोग बॉल पेन से नहीं लिखते, उनकी बहुत पहले से की आदत है जेल पेन की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है। जेल पेन में खतरा यह बना होता है कभी पानी पड़ गया अगर, हालांकि पड़ता नहीं है, तो शब्द क्या होते हैं, फट जाएंगे, फैल जाएंगे। हालांकि बॉल पेन भी ये खतरा है, लेकिन बॉल पेन में थोड़ा बच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीपीएससी आयोग इतना बदमाश है कि कॉपी को पानी में भिगो भिगो के रख रहा है ना। वो परस्पर सब बहुत सम्मानित तरीके से रखते हैं। तो ये कोशिश करिए। और अभी से एक और ध्यान रखिए कि जिस भी पेन से आपको मेंस लिखना है, उस पेन पर पूरा अधिग्रहण जमा लीजिए। एक ही पेन लीजिए और उसी से यहां भी लिखिए और उसी से मेंस भी लिखिए। ऐसा मत कर देना कि मेंस आया अब चलो नई कलम ले लेते हैं, वो कलम हाथ पे बैठती नहीं है, और जब बैठेगी नहीं तो आप एक आध उत्तर, क्या हुआ, नहीं दोनों नहीं, केवल एक। देखो, किसी तरह के सजावट की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम रफ टफ लिख करके आइए। बस पैराग्राफ सही तरीके से बदलिए, वो मैं सिखाऊंगा लिखते समय। किसी भी तरह की वो आपके साज सज्जा या किसी भी तरह के खुशहाली के भाव नहीं रखते। हाँ, हम लोग जब हाई स्कूल इंटर कर रहे थे तो काजल लगा के आते थे, मोटा वाला कलम लेते थे और इसे कजरौटा लगा के आते थे उसमें। इसमें काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आता था ना लेक्चर पेन 2.5-3 रुपए का, और उसमें एकदम काला काला लिखते थे, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, ऐसा हिंदी में आता था, और उसका पूरा लिखते थे। तो यहाँ पे ऐसी कोई डिमांड नहीं है, नॉर्मल है। और दूसरी बात भैया, हल्ला जो मचा है ना मेंस में कुछ होता नहीं है। एक पेपर आप दे के आओगे, दूसरे के लिए आप निश्चिंत ऐसे ही जाओगे, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि ऐसा कोई हवा नहीं है। ये बहुत साधारण सी बात है। आपके मन में जो बातें हैं वही लिखना है, अलग से कोई लिखता नहीं है। कोई रट के जाता है मेंस, कहीं जा ही नहीं सकता। तो नॉर्मल पढ़ते रहिए और यहां पर प्रैक्टिस करिए। पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। हिस्ट्री में 100, पॉलिटी में 100, ज्योग्राफी में 100, आंसर राइटिंग। जिसने 100 आंसर राइटिंग कर ली, लगभग 6 या 7 सब्जेक्ट हैं अपने पास मेंस के, अगर मिला लिया जाए तो 700 आंसर राइटिंग अगर जिन्होंने कर ली, उनका मेंस शानदार तरीके से निकल जाएगा और फिर उन्हें इंटरव्यू फेस करना होगा। तो यही सब टारगेट रख के चलिए। 700 आंसर राइटिंग मेंस में और करीब 10,000 क्वेश्चन आंसर प्रीलिम्स में। ये एक मानक माना जाता है कि जब आप सारे विषयों के मिला कितने क्वेश्चन, 10,000 एमसीक्यू लगा लेंगे प्रीलिम्स में, और जब आप 700 से लेके 1000 आंसर राइटिंग कर लेंगे मेंस में, तब आपको ईश्वर कह देगा कि जाओ भैया क्या फेस करो, इंटरव्यू। और इंटरव्यू में मैंने देख रखा है कि यहां पर बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। अगर आपको बोलने आता है, देखने में थोड़े सुंदर हैं, ये भी मायने रखता है। मतलब सुंदर का से यहां पर मैं कलर से नहीं ले रहा हूं, सुंदर का से ठीक ठाक कपड़ा पहना है, बाल सही कटे हैं, है ना, थोड़ा, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि अब झबरा बाल लगा के पहुंच गए वहां पे, बाल सही कटे हैं ठीक ठाक तरीके से, थोड़ा सा एटीट्यूड है आप में,
अब एटीट्यूड का से वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो नहीं होगा ना। एक हमारे भैया अभी इस बार संयोग से नौकरी मिल गई उनको यूपी पीसीएस में। पिछली बार 2021 में उनका इंटरव्यू था। ब्लाक बहुत समझाया कि ऐसा ऐसा, बहुत सीनियर व्यक्ति थे। उनका घर था जौनपुर। तो उनसे आयोग ने पूछा कि कहाँ से आए हो, तो कह रहे हैं जौनपुर से। ये यही क्या, ये क्या है मतलब? रास्ता क्या है बता रहे हो, नहीं हुआ। ये नहीं करना ना कि मधुबनी से। भाई हाथ ऐसे बांध के बैठो, या इसमें दिक्कत है तो रबड़ लगा दो पीछे। उछाल क्यों रहे हो, ऐसे करते हो? ऐसा आदत है, ऐसे ऐसे करेंगे, बात करेंगे ऐसे। हाँ भाई, हाथ रुक ही नहीं रहा है, कंधा उछाल रहा है ऐसे ऐसे, है ना। बहस नहीं करना उनसे। कुछ लोग बहस कर लेते हैं कि मैं ही राजा हूं, आदत पड़ी ना हमसे करने की। ये कभी ना करना, हमसे भी मत किया करो। बहुत पोलाइट, बहुत ज्यादा पोलाइट रहिए, क्योंकि हमसे आदत पड़ी है। कुछ लोगों की आदत होती है मास्टर से बहस कर। हम आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, है ना। वो तो आप बहस थोड़ी कर रहे थे, आपने कहा था कि, क्या बोला था, सीरम है तो क्यों। समझ गए। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, ऐसे ही सामंजस्य के साथ। और ये बात ध्यान रखना भैया कि अगर आप यहां तक आए हो और रोज बैठ रहे हो, तो आपके अंदर ये तो जज्बा और निष्ठा है कि आप पक्का नौकरी लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप बात मान के चलना। थोड़ा सा समय लगेगा, किसी का 70 में हो जाएगा, किसी का 72-73 तक जाएगा। ये बात मान के चलना। कई बार ऐसा होगा, बीच में डगमगाना मत। क्या भैया? नहीं, किसी का होगा 70 में 300-400 पोस्ट आएगी, बैठे हो 1000+, तो कहां से हो जाएगा? मुसल्लापुर भी तो बैठा हुआ है, वहां तो 4000 बैठता है। तो अब मैं ऐसे कैसे झूठे सपने आपको, ऑनलाइन बैठा है लाखों में, तो झूठी दिलासा में कैसे दे दूं? तो किसी का 70 में हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जो मैंने मानक बताए हैं कितने, 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू और 1,000 आंसर राइटिंग। जो ये बाधा पार कर गया, भाई देखो, किसी भी विषय के 20 क्वेश्चन लिख दो आंसर राइटिंग, एक केस में आपके दिमाग में फॉर्मेट बनना शुरू हो जाएगा। फट फट फट, यहां पे ये लिखना है। अभी क्या है कि हमारा कलम चलता नहीं है, बैठते हैं तो सोचते हैं कि क्या लिखें, इसे मुस्कुरा कर रख देते हैं, ऐसा ही होता है। अच्छा, इसका रीजन आप नहीं हो, इसका रीजन ही जब मटेरियल ही नहीं है। मैंने कह दिया कि भाई ये बॉटल है ना, मान के चलो कि इस बॉटल की बात हम कर रहे हैं। अरे मान लो कि प्रचार हो जाएगा ना उसका। नहीं, इतना ठीक है। अब ये बॉटल है, आपको इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में लिखना है तो आप शुरुआती दौर में यही करेंगे, यह एक बोतल है, इसमें पानी भरा है, इस बोतल में साफ पानी रहता है, यह बोतल देखने में छोटा है, इसे हम चाहें तो ऐसे जेब में भी रख सकते हैं। यही तो लिखोगे। अब ये है सामान्य जिंदगी। अब मैं आपको मेंटोस जिंदगी दिखा रहा हूं। जो मेंटोस लिखेगा कि यह एक बॉटल है जो कि पीईटी, पॉलीएथिलीन तरफलेट का बना हुआ है, और जो कि विशेष प्रकार का एक पॉलीमर है। इसके ऊपर एक विशेष तरह का कैप लगा होता है जो कि प्योर प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक से बनता है। इस बॉटल में प्योरीफाइड वाटर है जो कि एडेड मिनरल के साथ है। अब सोचो कि किसी ने नॉर्मल लिखा और किसी ने क्या किया, इसके अंदर कंटेंट डाले, और जब कंटेंट डाले तो इस कंटेंट को ही लोग देखेगा ना। एक ने तो नॉर्मल लिख दिया और एक ने इसमें डेटा डाले, कंटेंट डाले, तो नंबर कौन पाएगा? कंटेंट वाला पाएगा ना। तो यही ध्यान रखना है कि जो बहुत साधारण सा उत्तर मैंने बताया आपको कि जो आंसर राइटिंग करनी है वो विथ प्रूफ और विथ डेटा और बस सही कंटेंट और सटीक लिखना है। अगर ऐसा लिख के चले आए तो उत्तर सही मिलेगा। और बरगलाओगे भैया, उड़ी उड़ी बात करोगे, बहक बहक के लिखोगे, है ना। कुछ लोग बहकी बहकी बात करते हैं कि मैं तो ऐसा कर दिया वैसा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सटीक लिखना है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है, अब आप समझ गए कि आंसर राइटिंग करनी क्या है। एक भी शब्द अगर आप लिख रहे हो, आप मतलब कर्ता ने कर्म को या ये जो आप जोड़ते हो ना, तो ये संप्रदान अपादान कहां कैसे लगाना, इस पर भी ध्यान रखना है। अब रमेश ने संगीता को मारा,
ऐसा होगा नहीं, संगीता ने रमेश को मारा या रमेश संगीता से प्यार करता है। अब आपने लिख दिया रमेश संगीता में प्यार करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो बड़ा ध्यान में रखना है यही सारी बातें। खैर आइए, तो ज्ञान समाप्त हो आज का। अब मुद्दे की तरफ आते हैं। लिखिएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अगला हेडिंग है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। मुंबई था ना पहले, मतलब अभी मुंबई है, पहले बॉम्बे था। लिखिएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसे हम कहते हैं एच ब्लड ग्रुप। इसे हम कहते हैं एच ब्लड ग्रुप। देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप या एच ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप या एच ब्लड ग्रुप। ध्यान देना, जो हमने कल रिसर्च में देखा था कि हमारा आरबीसी है और इस आरबीसी पर दो एंटीजन मौजूद थे। एक एंटीजन था ए और एक एंटीजन था बी, और हमने कहा था कि बेसिकली ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। कल किसी ने उत्तर बताया था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ध्यान देना, ये जो ए और बी विकसित हुए हैं, इनके विकास का जो मुख्य वजह है वो होता है एक विशेष प्रकार का एंटीजन, जिसे हम इसके हर पोर्शन पर बॉक्स नुमा पाते हैं ऐसे, और इसे कहते हैं एंटीजन एच। क्या बोलेंगे, एंटीजन एच। अब आप कहोगे ये क्या नया बता दिया आपने। नया इसलिए बता दिया कि यहीं पर ये बताना होता है। एंटीजन एच जो है वही सब एंटीजन बनाता है ए और बी। वास्तव में जो एंटीजन एच है ये कार्बोहाइड्रेट नेचर का है, और इसी कार्बोहाइड्रेट नेचर के आधार पर क्या मिल जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। तो चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे ए बी होगा या ओ होगा, सभी में कैपिटल एच एंटीजन पाया जाएगा। हाँ, अगर किसी में कैपिटल एच एंटीजन के साथ ए और बी है तो वो ए बी हो जाएगा, और किसी में केवल कैपिटल एच है तो क्या हो जाएगा, ओ। किसी में अगर केवल कैपिटल एच है तो क्या रहेगा, ओ रहेगा। और किसी में कैपिटल एच के साथ दोनों सब अवेलेबल हो जाएंगे, ए और बी, तो या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में कैपिटल एच का होना कंपलसरी ही है। यानी चाहे वो क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, तब भी उसमें कौन सा एंटीजन होगा, कैपिटल एच एंटीजन होगा। बिना कैपिटल एच एंटीजन के संभव नहीं है। लेकिन अब जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप मिला, ऐसा कहा जाता है कि 1952 में एक रेलवे कर्मचारी थे, ये आपस में झगड़ा कर लिए थे तो चाकू मार दिया था। तो जब ये गए सुंदरलाल हॉस्पिटल है बॉम्बे में, तो वहां पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वाई एम भिंडे। हाँ, वाई एम भिंडे डॉक्टर थे, इनके साथ भी थे दो लोग, तो हालांकि मेन इन्हीं का नाम आता है। तो इनको जब वो मरीज मिला तो उसका रक्त बहुत बह चुका था, तो इन्होंने जब रक्तदान के लिए उसके ब्लड की जांच की और मैच कराया तो ये उसका ब्लड क्लॉट कर जाए बार बार। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि ये ना तो ए है, ना बी है, ना ही कोई एंटीजन है। जब रिसर्च में पता चला कि इस व्यक्ति में जिसे ये रिसर्च कर रहे हैं, इसमें मुख्य तौर पर यही एंटीजन नहीं है। कौन सा, एच, यानी कि जो बेस एंटीजन होता है किसी भी ब्लड ग्रुप का, वह यहां नदारद है, अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अब्सेंस ऑफ एच एंटीजन, तो एच नहीं है तो इन्होंने एक नाम दिया, कौन सा, स्मॉल एच एंटीजन। तो इसलिए इसका नाम दूसरा हमने क्या लिखा, स्मॉल एच एंटीजन। अब जरा अपनी दिमाग को उससे कनेक्ट कीजिए। हमने कहा कि सच ए ब्लड ग्रुप व्हिच है नो एंटीजन इज ए यूनिवर्सल डोनर, पता है ना। अब अगर हम नजर डालें कि ओ ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर, बट इंटरनल हम जानते हैं कि इसके पास क्या अवेलेबल है, एच एंटीजन। बट अगर हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो यहां तो क्या गायब हो गया, एच भी गायब हो गया। यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज अ सच ब्लड ग्रुप व्हिच हैव नो एनी एंटीजन, मींस देयर इज नो बेस एच एंटीजन। तो जब किसके पास बेस भी नहीं होगा तो क्या यह डोनर नहीं होगा। भाई हमने यही कहा ना, जिसके पास एंटीजन नहीं होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा। तो चूंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है फिर भी लेकिन इसके साथ क्या है, एंटीजन एच है,
क्योंकि सभी में एंटीजन H है, लेकिन ये तो ऐसा है हमें मिला जिसमें H भी गायब हो गया, इसलिए ये और प्योर डोनर बन जाता है। यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए को, बी को, ए बी को या ओ को भी दे सकता है। यानी कि ये और ज्यादा एडवांस यूनिवर्सल डोनर बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं? चूंकि ये कोरा कागज है, और ज्यादा कोरा, इसमें क्या नहीं है, एच भी नहीं है। अब लेकिन जब इसे रिसीव करना होगा तो अब इसे चिंता होगी। क्यों? क्योंकि ये ओ से भी नहीं ले सकता ना, क्योंकि इसके पास क्या है, और बीबीजी के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो रिसीव करने के लिए इसे अपने वाले का ही सहारा लेना होगा। यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनेट all type of the blood group person but accept only BBG। BBG blood group accept only BBG, केवल अपने से ही एक्सेप्ट करेगा। इसकी रेयरेस्ट कंडीशन इतनी है कि भारत में 10,000 लोगों में एक लोगों में ऐसा पाया जाता है। हालांकि सही आंकड़ा है 40 लाख लोगों में एक लोगों में, लेकिन अभी जो सामान्य स्थिति दिख रही है, ये ऐसा कहा जाता है कि 10,000 लोगों को अगर जांच किया जाएगा तो एक लोग में मिलेगा। अभी तक भारत में कोई ऐसी ब्लड बैंक नहीं है जहां पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप रिजर्व करके रखा गया हो। जैसे बहुत सी ब्लड बैंक है ना, सब में किसी में ओ बी, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव सब रखा गया है, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप का रिजर्व नहीं है, कोई स्टोर नहीं है। कारण कि इतना रेयर है कि भारत में अगर देखा जाए तो 500,000 के समथिंग नॉन पर्सन है जो कैसे वाले हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं। अभी पिछले साल 2023 में बैठक हुई थी मुंबई में, तो उसमें करीब 500 लोग शामिल हुए थे जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले थे। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो अपने इलाके के बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों पर नजर रखता है, इसलिए कि कल को अगर मान लो कि पीएमसीएच में कोई समस्या आती है और कोई व्यक्ति आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला, और पीएमसीएच फिर संपर्क करेगा केजीएमसी से, लखनऊ से, कि क्या आपके इलाके में कोई बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला है, तो वो वहां से उनको फोन करेगा कि तुम्हारा ब्लड चाहिए, तो बाई एयर वो आएगा पीएमसीएच, यहां वो ब्लड देगा तो अगले वाले को बचाएगा। यानी इनका अपना एक इन्वायरमेंट है, एक इनका अलग, कहते हैं ना कि अलग एक धरती बन गई है, और हाँ अलग इनका पूरा देश बन गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कंट्री टाइप का, कि ये अलग गोला टाइप का हो गया है। हाँ नहीं, अलग तो है ही, सीधी सी बात है। अब ये घटना घटी कोरोना के दौरान कि तमिलनाडु से कर्नाटक ट्रांसफर होना था, तो उसको बकायदा एयर से बिठा करके तमिलनाडु से कर्नाटक लाए, उन्होंने ब्लड अपना निकाला और डायरेक्ट उनको गया दूसरे वाले को जो पेशेंट था। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। मेडिकल कॉलेजेस इन पर पैसा भी खर्च करता है, इनके स्वास्थ्य पर नजर रखता है, खान पान पर भी नजर रखता है, कुछ फंड भी इनके लिए मुहैया कराया जाता है। इस तरह की सुविधाएं हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों के लिए। तो इस पे लिख लेते हैं, है ना, बात समझ में आई? लिखिए पहला पॉइंट लिखिएगा, यह अत्यंत विरल रक्त समूह है, इट इज अ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। लिखिएगा, यह अत्यंत विरल या रेयर ब्लड ग्रुप है, इट इज ए रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, यह एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, इट इज ए रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, जिसे बॉम्बे में डॉक्टर वाई.एम. भिंडे द्वारा, जिसे बॉम्बे में डॉक्टर वाई.एम. भिंडे द्वारा 1952 में खोजा गया, जिसे बॉम्बे में डॉक्टर वाई.एम. भिंडे द्वारा 1952 में खोजा गया, which is discovered in 1952 by Dr. Y.M. Bhinde, which is discovered in 1952 by Dr. Y.M. Bhinde, ब्रैकेट कर देना, इन मुंबई, डॉक्टर Y.M. भिंडे इन मुंबई। आगे बढ़ाना, लिखिए बेसिकली बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ए ओ टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप। बेसिकली बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ए ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। बेसिकली बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ए ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। हिंदी में लिखिएगा, वास्तव में बॉम्बे ब्लड ग्रुप ओ प्रकार का रक्त समूह है। वास्तव में बॉम्बे ब्लड ग्रुप ओ प्रकार का ही रक्त समूह है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वास्तव में ओ प्रकार का ही रक्त समूह है। अब अंग्रेजी में लाइन आगे बढ़ाना, लिखिए बट इन दिस ब्लड ग्रुप, अंग्रेजी में आगे बढ़ाना, बट इन दिस ब्लड ग्रुप कैपिटल H एंटीजन इज एब्सेंट।
but in this blood group capital H antigen is absent. But in this blood group capital H antigen is absent. But in this blood group capital H antigen is absent. तो ये है ब्लड ग्रुप O जिसके पास क्या है, एंटीजन H अवेलेबल है, और ये है बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो कि वास्तव में है क्या, ब्लड ग्रुप O है, लेकिन यहां पर अवेलेबिलिटी किसकी है, H एंटीजन एब्सेंट है। इसी नीचे बनाइए, ये दोनों बातें नीचे बना लीजिएगा। बेसिक डिफरेंस आपको मैं समझा दिया दोनों में। समझ में आया? इतना रिसर्च का सवाल क्यों भेजते हो मेरे पास? तो इस ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि एच एंटीजन खत्म होने से कोई साइड इफेक्ट? बीपीएससी जिस दिन पूछ ले उस दिन बताना मुझे। इतना दिमाग मत लगाया करो, हम लोग नीट की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। चलिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा भैया, अब सबका अपना अपना जीवन है। बन गया? नीचे अगला टॉपिक लिखिएगा, लिखिए फ्रीक्वेंसी, और यह है 10,000 पर 1 पर्सन, 10,000 पर 1 पर्सन। फ्रीक्वेंसी मतलब जाना ना कितने लोगों में मिलता है ये, लिखिएगा इसकी आवृत्ति कितनी है, तो 10,000 में 1 लोगों पर है। और ब्रैकेट कर देना, देयर इज नो स्टॉक ऑफ बीबीजी इन एनी ब्लड बैंक। ब्रैकेट कर देना, देयर इज नो स्टॉक ऑफ बीबीजी इन एनी ब्लड बैंक। हिंदी में लिखिएगा, किसी भी ब्लड बैंक में बीबीजी का स्टॉक नहीं है। बीबीजी मतलब समझ रहे हो ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हाँ, फ्रीक्वेंसी लिख देना कि 10,000 पर 1 पर्सन का फ्रीक्वेंसी है, 10,000 पर 1 पर्सन का फ्रीक्वेंसी है। और ब्रैकेट कर देना कि किसी भी ब्लड बैंक में इसका स्टोरेज नहीं, स्टॉक नहीं है, इसको हम डायरेक्ट मंगाते हैं व्यक्ति को, है ना। अब जो जाता है उसका पूरा फैसिलिटी पैसा सब सरकार खर्च करती है, मतलब स्पेशल लोग हैं ये। नहीं नहीं, स्टोर करने का मना है, ये इतना गोल्डन टाइप का ब्लड है कि स्टोर करना इसलिए मना है कि सुरक्षा का मामला है, दूसरा किसी की व्यक्तिगत जानकारी का मामला है, किसी का बताता नहीं है सरकार कि ये गोल्डन वाले हैं, ये हमारी निष्ठा का मामला हो जाएगा ना, तो इसलिए कई सारे कारण हैं जिसलिए हम डायरेक्ट स्टोर नहीं करते इसको। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ए पर्सन विथ बीबीजी, ए पर्सन विथ बीबीजी, ए पर्सन विथ बीबीजी कैन डोनेट हिज ब्लड टू एनीवन। ए पर्सन विथ बीबीजी कैन डोनेट हिज ब्लड टू एनीवन। ए पर्सन विथ बीबीजी कैन डोनेट हिज ब्लड टू एनीवन, बट cannot accept, but cannot accept, but cannot accept means BBG accept only BBG type of blood, means BBG accept only BBG type of blood, BBG accept only BBG type of blood, BBG accept only BBG type of blood। समझ में आया? अंग्रेजी पूरा हुआ, हिंदी में लिखिएगा, लिखिएगा बीबीजी रक्त समूह वाला व्यक्ति, बीबीजी रक्त समूह वाला व्यक्ति, बीबीजी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह को, किसी भी रक्त समूह को रक्तदान दे सकता है, किसी भी रक्त समूह वाले को रक्तदान
दे सकता है, परंतु बीबीजी वाला व्यक्ति केवल बीबीजी से ही रक्त स्वीकार कर सकता है। बीबीजी वाला व्यक्ति केवल बीबीजी से ही रक्त स्वीकार कर सकता है। बीबीजी वाला व्यक्ति केवल बीबीजी से ही रक्त स्वीकार कर सकता है। बीबीजी वाला व्यक्ति केवल बीबीजी से ही रक्त स्वीकार कर सकता है। रीजन जानते हो ना, अब्सेंस ऑफ एच एंटीजन। अगर आप नहीं जानते तो ब्रैकेट लिख दिया करिए कि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एच एंटीजन। तो अब ये नीचे बना लेना दोबारा कि बीबीजी कैन डोनेट ऑल ब्लड ग्रुप, है ना, पर्सन। और दूसरा लिख दीजिएगा बीबीजी कैन एक्सेप्ट ओनली बीबीजी टाइप ऑफ ब्लड। बात क्लियर हो गई? किसी में कोई छिपा तो मामला नहीं है? आप इसे नाम जानते रहेंगे, इतना क्लियर नहीं पता रहा होगा कि ये क्या है इसमें। तो अब बहुत क्लियर हो गया, इससे अधिक जानकारी आपको नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ा जाए। अगला एक रक्त समूह हमें मिला 2016 में। अच्छा हाँ, बनाए क्या चीज? नहीं, वही जो एच नहीं मिला तो उसको एक नाम दे देगा एच एच बस, इसलिए इसका नाम हो गया एच एच टाइप, है ना। न्यू एंटीजन नेम एज एच एच एंटीजन, जो कि एच नहीं है, इसलिए नाम एच एच पड़ गया इसका। अगला लिखिएगा इसके बाद INRA ब्लड ग्रुप। INRA ब्लड ग्रुप, इसमें IN जो हो इंडिया से रिप्रेजेंट करता है और RA जो है वो कोई पर्सन है जिसके बारे में नाम क्लियर नहीं होता, निजता का ध्यान रखा जाता है। ऐसा मानते हैं कि कोई गर्भवती मछुआरे की पत्नी थी, तो सॉरी ये तो गलत हो गया, मछुआरे की गर्भवती पत्नी ठीक है, शब्दों का देखो खेल फिर गड़बड़ हो गया ना। किसी मछुआरे की गर्भवती पत्नी थी जिसको सिजेरियन डिलीवरी होनी थी, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में काट छांट होगा, ऑपरेशन होगा, तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग होने के चांस बने होते हैं, तो उन्हें रक्त चढ़ाने की जरूरत थी। तो डॉक्टर सम्मुख जोशी करके एक डॉक्टर साहब थे, और ये डॉक्टर साहब बिलोंग करते हैं सूरत से। सूरत एक शहर है जो कि गुजरात में है, बाकी आप जानते ही हो। तो इन्होंने जब जांच प्रक्रिया में आगे काम किया तो देखा तो ये कुछ नया मसला था, इसमें ये जितने भी एंटीजन अभी तक मिले हैं कोई अवेलेबल नहीं थे। तो इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को रोक दिया और यह जो रक्त समूह है इसका सैंपल है उसे अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान संस्था ISBT मिला था, उसे भेजा कि भाई ये अलग मामला है। तो फिर इस रक्त को ऐसा कहा गया कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर अभी तक इस ब्लड ग्रुप के लगभग 7 ऐसे लोग हैं जो INRA से बिलोंग करते हैं वर्ल्ड वाइड, और अभी इस पर WHO रिसर्च कर रहा है, यानी कि ये अंडर रिसर्च है कि ये किसको रक्त दे सकता है या नहीं दे सकता, समथिंग। तो इसमें अभी तक यही कहा गया है कि ना तो ये नाइदर डोनेट और नॉर एक्सेप्ट, ये ना तो किसी को दान देगा और ना ही किसी से स्वीकार करेगा। बाद में ऐसा कहा गया कि उन महिला का नॉर्मल डिलीवरी हुआ और अभी वो स्वस्थ जीवन जी रही हैं। तो बस यही बात कहनी है, नोट कर लो। लिखिएगा यह भी एक रेयर ब्लड ग्रुप है, देखिए यह भी एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप है, यह भी एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप है, जिसे 2016 में डॉक्टर सम्मुख जोशी, ब्रैकेट कर देना, सूरत के द्वारा खोजा गया, which is discovered by Dr. सम्मुख जोशी in 2016, which is discovered by Dr. सम्मुख जोशी in 2016, ब्रैकेट कर देना सूरत। आगे लिखिएगा दूसरा पॉइंट, देखिए वर्ल्ड वाइड या विश्व के स्तर पर केवल 7 व्यक्ति इस रक्त समूह से संबंध रखते हैं। देखिएगा ओनली 7 पर्सन प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड विथ INRA ब्लड ग्रुप। वैश्विक स्तर पर केवल 7 व्यक्ति मौजूद हैं
हाँ अच्छा खुद के लिए, अच्छा जमा करा के, नहीं यही तो मामला है, सिक्योरिटी का रीजन हो जाता है, उसका ब्लैकमेलिंग हो सकती है, आपको मिलेगा ही नहीं दोबारा। स्पेशली कोई ऐसा बॉक्स बनाया ही नहीं गया ना, जो आप ब्लड जमा करते हो वही तो आपको मिलता नहीं। आप बात को समझो, ब्लड बैंक लिमिटेड टाइम के लिए है ना, 30 दिन 32 दिन 35 दिन तक ही हम अपना ब्लड उसमें सुरक्षित करा सकते हैं, उसके बाद वो दिक्कत करना शुरू करेगा फिर। हाँ क्रायो में डाल सकते हैं, लेकिन अब इतना बवाल करने का क्या ही मतलब है ना, सवाल ये है। क्रायो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, हम आपको बता जरूर देते हैं कि क्रायो ऐसा कर सकते हैं। क्रायो रखना, क्रायो जैसी टेक्नोलॉजी किसी भी संस्थान में ले आना करोड़ों का खर्च है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी अचानक नहीं आती है। अभी अगर हम भारत में ढूंढना शुरू करें क्रायो, तो है ही नहीं। क्रायो टेक्नोलॉजी बनाने में हम दशकों लग गए। क्रायो का ही इस्तेमाल तो हम जीएसएलवी में करते हैं, जीएसएलवी बनाने में 2017 तक लग गया, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे थे। तो इतनी आसान टेक्नोलॉजी है नहीं, तो इससे अच्छा है क्या किया जाए, आदमी ही ट्रांसफर किया जाए, तब तक हाँ फ्लाइट तो है ना अपनी, चल जाती है। तो ये तरीका है। आपने ब्लड बैंक का एक लिमिट है ना कि 32 दिन 35 दिन सोडियम साइट्रेट पोटेशियम साइट्रेट डाल देते हैं और उसको संभाल के रखते हैं। आजकल थोड़ा आसान ये हो गया है कि आरबीसी अलग कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग कर लेते हैं, कुछ लंबा चल जाता है। लेकिन जो हम ब्लड डोनेट करेंगे उसका एक लिमिट है, आपका ब्लड किसी और को चला जाएगा, जब आप लेने जाओगे तो आपको किसी बस सेम ग्रुप रहेगा। तो ये तरीका है। क्लियर? ठीक, चलिए तो लिखिएगा अगला पॉइंट। देखिए, इनरा रक्त समूह वाला व्यक्ति ना तो रक्तदान दे सकता है, इनरा INRA, इनरा रक्त समूह वाला व्यक्ति ना तो रक्तदान दे सकता है और ना ही रक्त स्वीकार कर सकता है। लिखिए, पर्सन विथ INRA ब्लड ग्रुप neither donate, a person with INRA blood group neither donate and nor accept any blood group, neither donate and nor accept any type of blood group, neither donate and nor accept any type of the blood group। एक और लिख लीजिएगा, रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी अनुसंधान जारी है इस पर। रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी अनुसंधान जारी है, अभी अनुसंधान जारी है। ये सारे बड़े रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हैं, है ना। तो हमने कहा कि इनका एक परिवार सा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं कोल्टोल फैमिली। क्या बोलेंगे? कोल्टोल फैमिली बोला जाता है। ये आज जाके सर्च करना, बहुत सारी फिल्में बनी हैं कोल्टोल फैमिली पर। तो नीचे नोट लिखिएगा कि रेयरेस्ट ऑफ, लिखिएगा ए पर्सन विथ रेयर ब्लड ग्रुप नोन एज कोल्टोल पर्सन। क्या बोलेंगे इसको हम? कोल्टोल पर्सन हो क्या तुम? नहीं, मैं कोल्टोल से शामिल नहीं हूं। लिखिएगा, ए पर्सन विथ रेयर ब्लड ग्रुप, ए पर्सन विथ रेयर ब्लड ग्रुप नोन एज कोल्टोल पर्सन। हिंदी में भी कोल्टोल ही लिख देना, आप क्या ही कहें इसमें। देखिए, वह व्यक्ति जो रेयर रक्त समूह वाला होता है उसे कोल्टोल व्यक्ति कहते हैं, उसे हम कोल्टोल व्यक्ति कहते हैं। हाँ आपस में तो दे सकता है, लेकिन अभी रिसर्च ही नहीं पता ना। अब 7 एक भारत में बैठा है, एक ब्राजील में होगा कोई, तो कहां से, बहुत मुश्किल होगा ना। ऐसा कहा जा रहा है, अभी रिसर्च ही नहीं है। अब ब्राजील वाला क्योंकि ये पता नहीं कि यही INRA है, वहां भी ऐसा कोई ब्लड मिला है। हमने कल बताया 45 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हैं, वहां भी ऐसा कोई ब्लड मिला है जो इसके साथ हो सकता है मैच करें। तो जब कभी सरकार पैसा देगी, अब सरकार को भी इतनी फुर्सत तो है नहीं, चुनाव है, तमाम तरह के काम है, पुल बनाने हैं, सड़क बनानी है, अब चलेंगे एक ठो ब्लड लेके घूमे। तो जब कभी ऐसा कोई भी बड़ा बीमारी है, जब बीमारी बड़े जन समूह को प्रभावित करती है तो ही उसकी दवाई बनती है। बात समझ रहे हैं ना। अब सोचो कि मैथ से ऑप्शनल पढ़ाने वाले टीचरें नहीं है, क्योंकि कोई मैथ लेता ही नहीं है। हिंदी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, इतिहास से टीचर ही टीचर भरे हुए हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करता है,
यही विषय लेते हैं। तो जैसा डिमांड वैसी सप्लाई। अगर कोरोना इतना लंबा नहीं फैला होता तो वैक्सीन बनने का चांस ही नहीं था। भाई AIDS का वैक्सीन है नहीं है, ये भी तो वायरस की बीमारी है, कारण कि यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति AIDS से प्रभावित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा ही है ऐसा ही है ना। तो जब इतना रेयर है बीमारी, तो अब AIDS पर हम क्यों इतना पैसा लगाएं? यही वजह है कि सारे कार्यक्रम ठंडे बस्ते में जाते हैं। अभी हर दो में एक को AIDS होना शुरू हो जाए, दो चार नेता को पकड़ ले AIDS, पैसा ही पैसा लगा देगा उस पर। ईश्वर न करे हमारे किसी नेता को ऐसा हो, हम बहुत प्यार करते हैं सबसे, तो है ना, क्लिप काट के लगा देगा ना, तो हम इसको बना के दिखाएंगे बाद में, देखो मैं ये भी बोला हूं, है ना। तो हाँ, अरे एक बार मैं बहुत बाल बाल बचा, मैंने पढ़ा दिया कि लेटरल एंट्री से IAS बनते हैं, और एक लड़के ने क्या किया कि कुछ ऐसा गलत काम किया कि अपने गांव के प्रधान के यहाँ कुछ ऐसा जो कि आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, वो ऐसा कर दिया। और जब यूपी न्यूज तक वाले गए तो बोल रहा है कि सुमित सर ने पढ़ाया था, उसी सीख के मैं ऐसा किया हूं। मतलब सोचो, दिल्ली पुलिस आ गई हमारे पास कि क्या पढ़ाए। तो पूरा जब वीडियो देखी तो उसमें संयोग से मैं सरकार की बहुत बड़ाई किया था। भाई आप सोच सकते हो मामला कितना खतरनाक था। अभी हम हंस रहे हैं, हमें पसीने निकल रहे थे, है ना, कि मैं क्या जवाब दूंगा। ये तो फिर पूरा वीडियो जब देखा उसने, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि हम कभी भी किसी सरकार की बुराई नहीं करते, किसी पार्टी को बुरा नहीं कहते, सब शानदार काम कर रहे हैं, अद्भुत है ना। आप भी मत करना। जिस नौकरी की तलाश में, ये ऐसी सेंसिटिव नौकरी है, जरा सा किसी का बन जाओगे ना तो दिक्कत होगी। ऐसा अधिकारी बन के रहना, सरकार बदले लेकिन आप ना बदलो। सरकार बदल जाती है तो अधिकारी भी बदल जाता है। बहुत सा लॉबी होती है अधिकारी का, कोई किस पार्टी का, कोई किसी। आप ऐसे अधिकारी बनना कि सरकार बदले तो अगली सरकार में भी आपका राज चले प्रॉपर। हाँ, ऐसे ही अधिकारी होते हैं अच्छे। खैर, ये समझ में आ गया। एक और ब्लड ग्रुप है, वो है P0 टाइप। लिखिएगा अगला, P0 टाइप ब्लड ग्रुप। हाँ, ये भी इंडिया में है। क्या हुआ? लिखिएगा P0 टाइप ब्लड ग्रुप। P0 टाइप ब्लड ग्रुप, इसी को बोलते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप। एक और नाम लिखिएगा, गोल्डन ब्लड ग्रुप। P0 टाइप गोल्ड ब्लड ग्रुप या गोल्डन ब्लड ग्रुप। लिखिएगा नंबर 1, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप है। लिखिएगा अत्यंत विरल ब्लड ग्रुप है। लिखिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप है। दूसरा लिखिएगा फ्रीक्वेंसी 60 लाख पर एक व्यक्ति में, 60 लाख, 60 लाख पर 1 पर्सन। फ्रीक्वेंसी लिखिएगा 60 लाख पर 1 पर्सन, 60 लाख पर 1 पर्सन, 60 लाख पर 1 पर्सन। फ्रीक्वेंसी लिखिएगा 60 लाख पर 1 पर्सन। तीसरा लिखिएगा डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया 1961। लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया में 1961 में खोजा गया। डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया 1961, डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया 1961, ऑस्ट्रेलिया में 1961 में खोजा गया। ये खास इसलिए है कि इससे RH एंटीजन अब्सेंस होते हैं। लिखिएगा इस रक्त समूह में, इस रक्त समूह में RH एंटीजन नहीं होते या समाप्त हो जाते हैं। इस रक्त समूह में RH एंटीजन नहीं होते, RH एंटीजन नहीं होते। अंग्रेजी लिखिएगा RH एंटीजन इज absent with this blood group, RH एंटीजन इज absent with this blood group। तो अब RH नहीं है तो क्या यह RH ब्लड ग्रुप ले पाएगा?
नहीं ले पाएगा ना, तो लिखिएगा, लिखिए ए पर्सन विथ पी नल, ए पर्सन विथ पी नल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ए पर्सन विथ पी नल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ए पर्सन विथ पी नल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कैन नॉट एक्सेप्ट, a person with P null type of blood group cannot accept RH positive or RH negative blood group, cannot accept RH positive or RH negative blood group, cannot accept RH positive or RH negative blood group, but can donate both RH positive and RH negative, but can donate both RH positive and RH negative, but can donate both RH positive and RH negative। हिंदी में लिखिएगा, देखिए पी नल टाइप रक्त समूह वाला व्यक्ति, पी नल टाइप रक्त समूह वाला व्यक्ति, पी नल टाइप रक्त समूह वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव रक्त स्वीकार नहीं कर सकता, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड स्वीकार नहीं कर सकता, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु यह RH पॉजिटिव और नेगेटिव को रक्त दे, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं तो किसी को भी दे सकता है, परंतु यह RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को रक्त दे सकता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को रक्त दे सकता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को रक्त दे सकता है। तो ये रहा मुख्य तौर पर विभिन्न प्रकार के रक्त समूह के बारे में जानकारी अभी तक। अब लिखिएगा ब्लड ग्रुप एंड इनहेरिटेंस। या जेनेटिक्स, लिखिएगा ब्लड ग्रुप एंड इनहेरिटेंस या जेनेटिक, अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें गणितीय स्वरूप है। सर प्लीज बता दीजिए कि पढ़ाई नहीं हो रही है मेरी, प्लीज 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 प्लीज। सर प्रेगनेंसी में इतना नींद क्यों आता है? तो फिर लिख रहा है कि KGS आर यू प्रेग्नेंट। मारेंगे कनवा हो जाएगा लाल, ये जो कर रहे हो, बड़ी फिक्र पड़ी है तुम्हें। अब एक काम करो, सड़क पे निकल जाओ और राह चलते सबसे पूछो आर यू प्रेग्नेंट, और पूछ के बस आ जाना तो बता देंगे सही सलामत, आओगे नहीं सही सलामत, ठीक है। सर जी बॉडी बिना इंजरी के रेड स्पॉट क्यों आ जाता है? पर्पल पर्पल खत्म हो जाता है सब। रेड स्पॉट इसलिए आता है ना, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं ब्लड में। हाँ सर जी RH पता नहीं क्या लिख रहा है। सर जी गजब कॉमेडी करते हो। हाँ इसका पैसा अलग से दे दिया करो। हाँ 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 ऐसा लिख रहे हैं वो। हाँ अच्छा, इतना HA लिखने में टाइम लगता होगा ना, तब तक वो हंसते भी रहते होंगे, लिखते भी रहते होंगे। हाँ चलिए ठीक, कई बार हमें मजबूरी में ये इमोजी भेजना पड़ जाता है। सर इतना ब्लड ग्रुप के बच्चे में यही ब्लड ग्रुप, पता नहीं क्या लिख रहा मास्टर साहब, ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? कुछ ज्यादा चल रहा है क्या? टाइम लगता है, 15 घंटे लगते हैं इसमें टोटल, तो केवल ब्लड पढ़ाने में ये पूरा सबसे बड़ा चैप्टर। इसके बाद सब 2-2, 3-3 घंटे वाले चैप्टर हैं। हाँ जी मास्टर जी, हाँ क्या कर सकते, कुछ ना, हमारी वाइफ कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हाँ हाँ कर दीजिए। चलो तो हमारे पास टोटल, ये कौन सी भाषा है? हैं? एक क्वांटल है का? क्वांटल समझ रख रहा है। चलिए इधर ध्यान दो, हमें जो ब्लड ग्रुप पता है अभी तक जानकारी में,
वो या तो ए है, या तो बी है, या तो ए बी है, या तो ओ, मतलब अभी यही। और सारे रेयर हैं, कैसे हैं, उनके चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है। तो कितनी संख्या हो गई इसमें, 4। अच्छा, जो हमें ब्लड में एंटीजन पता है वो कितने हैं, या तो ए है या तो, यानी कि संख्या कितनी है, 2 है। इसी एंटीजन के आधार पर हमारे पास ब्लड में जीनोटाइप भी मौजूद होते हैं। और जो ब्लड में जीनोटाइप मौजूद होते हैं ये होते हैं IA, IB और IO। इनकी संख्या कितनी है, 3। ये अपने उसी नोट टॉपिक के नीचे लिखिएगा एक बार। तो ब्लड ग्रुप 4 हमें दिखे, ब्लड एंटीजन 2 दिखे, और ब्लड जीनोटाइप IA, IB और IO दिखा। आज ये समाप्त हो जाए, कल से हम लोग हार्ट पढ़ेंगे। IA, IB, IO मैं इतना कर दे रहा हूं कि किसी का अगर दिन में कभी मौका लगे जीवन में यूपीएससी देने का, तो आप तो नौकरी पा जाओगे, दोबारा कोचिंग कर नहीं पाओगे। तो इसी से काम निकाल लेना। यूपीएससी तो दोगे ना, ऐसा तो है नहीं दोगे नौकरी। हाँ जी, हाँ तो टेक्नोलॉजी में भी ऐसा कर दे रहा हूं, हर स्तर पे कर दे रहा हूं, और लगभग हर अध्यापक यहां पे ऐसा कर दे रहा है। बन गया, IA, IB और IO 3 ही तो मिलेंगे ना, AB या तो O रहेगा। बन गया। तो इस तरह से हमें एक सारणी मिलती है, और वो कुछ इस तरह ब्लड ग्रुप और उसकी जीनोटाइप को दर्शाती है। ये ब्लड ग्रुप है और ये जीनोटाइप है। हाँ, हिंदी में भी लिखेगा जीनोटाइप। क्या लिखेगा, जीनोटाइप। या कई बार इसे एलील क्या कहा जाता है, एलील क्या कहेंगे, एलील कहते हैं। हालांकि आप जीनोटाइप से ही संबंध रखो। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे तो इसमें हमें 2 तरह के जीनोटाइप दिखते हैं। एक दिखता है IA और IA, और एक और दिखता है IA और IO। ध्यान देना, ये जो IA और IA है इसे हम बोलते हैं होमोजीन या होमोजाइगस के तौर पर जानते हैं। तो इसे आप होमोजाइगस लिख दीजिएगा। और जो ये IA IO वाला हमें एलील मिला या जीनोटाइप मिला, इसे हम हेट्रोजाइगस, क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस के तौर पर जानते हैं। ऐसे ही अगर हम ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करें तो यहां हमें मिलता है IB, दूसरा मिलता है IB और IO। ध्यान देना, जो IA है इसे हम डोमिनेंट क्या मानते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और जो IO है इसे रेसेसिव कहते हैं, यानी कि अप्रभावी। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रभावी, और इसमें कहेंगे रेसेसिव। तो इसे हम कहेंगे अप्रभावी। ठीक है, तो जहां IO होगा वो अप्रभावी होगा क्योंकि IO में कोई एंटीजन नहीं है। और जहां IA होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट या प्रभावी होगा। समान है तो होमोजाइगस, अपोजिट है तो हेट्रोजाइगस। ऐसे ही यहां भी वही तरीका मिला, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अगर हम बी के साथ और आगे बढ़ें तो एक और मिलता है ब्लड ग्रुप ए और बी। इसमें हमें दोनों डोमिनेंट मिलते हैं, IA और IB। इसे कहते हैं को डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, को डोमिनेंट या सह प्रभावी। दोनों आपस में क्या है, प्रभावी प्रभावी, तो सह प्रभावी हो जाएंगे। तो लिखिएगा हिंदी में सह प्रभावी। और अगर हम केवल ब्लड ग्रुप O के बारे में चर्चा करें तो यहां पर क्या हुआ, अच्छा बोर्ड को, चलिए अगर हम ब्लड ग्रुप O को चर्चा करें तो O में IO और IO ही मिलेगा। और ये रेसेसिव कैसा होगा, रेसेसिव। ये बनाइए कॉपी में। समझ में नहीं आया, आप समझने का प्रयास ही नहीं किए तो कहां से आएगा।
जिसको जो समझ गया वो समझ गया। अधिकतर लोग जो नहीं समझ पाए इसका मतलब है कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब दोबारा तो मैं बताने वाला नहीं रहा। 100 बार पूछोगे 100 बार नहीं बताऊंगा। फिर से ध्यान देना, आपकी अगर नहीं समझोगे तो दोबारा मत कहना। ये है ब्लड ग्रुप, क्या है? ब्लड ग्रुप है। और यह है जीनोटाइप, क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। ऐसे समझना, ए वाले ब्लड ग्रुप में हमें दो तरह के जीनोटाइप मिलते हैं। एक मिलता है आई ए और आई ए, और एक मिल जाएगा आई ए और आई ओ। इसमें आई ए वाला है होमोजाइगस, क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। तो आप होमो लिख के ऐसे कॉमा कर देना। दूसरा कौन सा है? हेट्रो है, तो आप इसको कर देना हेट्रो। अब ऐसे आप बंद कर देना। फिर हम बी की तरफ आते हैं, तो बी में भी हमें दो मिलते हैं, आई ए और आई ए। ये एक सॉरी आई बी और आई बी, और दूसरा मिलेगा आई बी और आई ओ। ये कैसे हैं? होमो है, और ये कैसा है? हेट्रो है। अब हम आते हैं ए बी वाले में। इसमें केवल एक मिलेगा, आई बी और आई बी, सॉरी आई ए और आई बी। और ये दोनों होते हैं कोडोमिनेंट, क्या कहलाएंगे? कोडोमिनेंट कहलाते हैं, है ना। अब ओ की तरफ चलते हैं, तो ओ में क्या मिलेगा? केवल आई ओ और आई ओ, और दोनों होते हैं कैसे? रेसेसिव। कैसे होंगे? रेसेसिव। यही बनाना है आपको। होमो मतलब होता है कि एक जैसा, समान, है ना। होमो की हिंदी कैसी होगी? समान। और हेट्रिक होगी असमान या बेसमांग। क्या होगा? बेसमांग। कोई मतलब नहीं ऐसे। यहां भी आप वही लिख दीजिएगा, समान और असमान। यहां लिखिएगा सह प्रभावी। कैसे होंगे? सह प्रभावी। आपकी डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे, सॉरी। अप्रभावी। हर चीज डिमांड पे थोड़ी अवेलेबल है यार। पीछे वाली कर दो, आगे वाली कर दो, किससे करना है? वही तो बात बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आते ही समझाया था कि सहनशीलता और धैर्य रखो। सोचो कि अगर ये व्हाइट बोर्ड होता तो कैसे करते? तो मिट चुका होता ना। तो सामंजस्य स्थापित करने का पूरा प्रयास करो। बन जाए तो, अभी कर रहे हैं हम, आपको गुस्सा थोड़ी कर सकते हैं। चलिए, मार्केट खराब होने का डर रहता है ना। हाँ जी। बन गया? ठीक ठाक बनाते हो ना? हाँ, अगल बगल जाके तब ठीक है, बनाते रहे। आप लोग से कहा दुश्मनी है मुझसे? अगल बगल जाके मार्केट बनाते हो हमारा, तब ठीक है। अच्छा, मार्केट बनाना क्या है वैसे? भाई साहब पार्टी ना दे पाएंगे, चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ। व्यवस्था कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, बहुत खर्चा हो गया भैया। लोन लेके पार्टी कर रहे हैं, इतना मार मार देंगे ना। सबका बन गया ये? ठीक है। हाँ, एक बार पीछे देख लेना भाई। वही बात तो है, कोई अलग थोड़ी है। अब हम यहां से थोड़ा वही सवाल लगाएंगे जो कल हम लगाए थे हेमोफीलिया में, है ना। तो हमारा काम बनेगा, लिखेगा माता पिता और उनके बच्चों में रक्त समूह का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप ऑफ ब्लड ग्रुप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। माता पिता और उनके बच्चों में रक्त समूह का संबंध, लिखिएगा माता पिता और उनके बच्चों में रक्त समूह का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ ब्लड ग्रुप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। तो हमारे पास कुल 10 ऐसी केस हैं
जहां से सवाल बनता है। हम एक एक करके हर केस पर आपको रिसर्च देंगे और आप समझते चलिएगा। फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कहने की बात ना हो। ए का आई ए और आई ओ, बी का आई बी आई ओ, ये डोमिनेंट हैं और ये रेसेसिव हैं। ये डोमिनेंट हैं और ये रेसेसिव हैं। इन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं जिनमें समान होगा, और ये हेट्रोजाइगस कहते हैं। ए बी में हमें एक ही मिला आई ए आई बी, और ये कैसे हैं? को डोमिनेंट हैं। और ओ में हमें आई ए आई ओ मिला, ये कैसे हैं? रेसेसिव हैं। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब लिखिएगा, यदि माता पिता का रक्त समूह ए बी है, यदि माता पिता का रक्त समूह ए बी है तो हाँ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कराएंगे। यदि माता पिता का रक्त समूह ए बी है, यदि माता पिता का रक्त समूह ए बी है तो बच्चों में रक्त समूह की संभावना, बच्चों में रक्त समूह की संभावना, अंग्रेजी में लिखिएगा, पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड व्हेन पेरेंट ब्लड ग्रुप इज ए एंड बी। पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड व्हेन पेरेंट ब्लड ग्रुप इज ए एंड बी। यानी कि रमेश या तो ए होंगे या तो संगीता बी होंगे, तो संगीता ए होंगे तो रमेश बी होंगे। अब ये सोचना है कि इनके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, सन से निकाल लोगे, है ना? तो घबराने की आवश्यकता नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। हमें ए का पता चल गया और बी का पता चल गया। अब यहां ध्यान दें, या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल, कोई भी हो सकता है, क्योंकि माता पिता की बात है, पेरेंट की चर्चा हो रही है। वो इन्हीं दोनों के साथ मिलकर के बच्चे पर प्रभाव डालेगा। अब आपको ई का 2 जीनोटाइप पता है, एक पता है आई ए और एक पता है आई ए, एक पता है आई ओ, एक पता है आई ए, पक्का? बी में भी शायद यही कहानी है, आई बी आई बी आई बी और आई ओ। अगर हम वो कल की प्रक्रिया दोहराएं तो हमें पॉसिबिलिटी 4 नजर आएंगी। या तो आप आई ए से गुणा करा लो, या तो आप आई ए से गुणा करा लो, और वो भी यानी कि 4 बार आपको ऐसा करना होगा, तब जाके हमें 4 अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इतना करने में बहुत समय लगेगा, उतना समय हमारे पास नहीं है। तो हम एक तरीका निकालते हैं कि हमेशा जब भी ऐसी स्थिति में हमें बच्चों में पॉसिबिलिटी चेक करनी हो, हमें सदैव हेट्रोजाइगस जीनोटाइप ही स्वीकार करने चाहिए। अगर हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप ले लेंगे बोथ साइड में, तो ऐसी स्थिति में हम इंस्टेंट ब्लड पॉसिबिलिटीज और फुल ब्लड पॉसिबिलिटीज प्राप्त कर लेते हैं। यानी इसमें अगर हम हेट्रोजाइगस सर्च करें तो आई ओ और आई बी और आई ओ, यही हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अगर हम इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन पता करेंगे तो एक बार में ही हमें सारा ब्लड ग्रुप मिल जाता है। तो कभी भी ब्लड ग्रुप निकालना है तो क्या उठाना पड़ेगा? देखो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन 4 बार करना होगा, और चारों में जो उत्तर आएगा कॉमन बनाना होगा और तब आपको बताना होगा। इससे बेहतर क्या किया जाए? केवल हेट्रोजाइगस उठाते हैं। तो अगर हम इसमें केवल हेट्रोजाइगस उठाएंगे, पहले बना लो फिर ले चलते हैं। इतना तक बन गया सबका? बना लिया करो देवी जी लोग, इतना सब अच्छा बना लिए हो? हाँ, तो अब इसके बाद हम हेट्रोजाइगस उठाते हैं। हाँ जल्दी बनाओ, सुनते ना रहा करो, बनाते भी रहा करो। सूरज भैया टेस्ट की कॉपी चेक नहीं होगी, हम दोबारा कराने के प्लान में हैं। जब वो हो जाएगा तब आपको हम बताएंगे। आनी मान के चलना कि आज तारीख कितनी है? 8 है, 15 के समथिंग कराएंगे दोबारा। आप पढ़ते रहो। नहीं नहीं, ये चैप्टर नहीं, वही होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, बस खाली उसमें एरर लेस रहेगा। तो आपको एक तरीके से मिला ही है, आप ढूंढते रहो उत्तर, मजा आएगा। हमने मजे में बदलाव कर दिया है। हाँ, मैं झूठ भी बोल सकता हूं, ध्यान देना। अब ये बोलना भाई सही बता दे रहा हूं कि मैं झूठ भी बोल सकता हूं।
अब मजा भी आएगा। अब इतना तो वो है नहीं कि मैं सेम उत्तर क्वेश्चन उतार दूंगा आपके सामने, एक बार हो गया तो हो गया, कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ही, तो पढ़ते रहो। कल मुसल्लापुर हाट में एक ऐसी पर्ची आई, उसमें ऐसी बात लिखी थी कि लिखा था कि सर अगर इस पर्ची को पहुंचने में देर हो गई तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, ऐसे लिखा था, जल्दी इसे फॉरवर्ड करो। नीचे लिखा था कि हमारी सीट के अगल बगल कोई ऐसा मोजा पहन के आया है जिसकी वजह से हमें अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद उल्टी हो जाएगी, सर कृपया करके इस आदमी को यहां से उठा दीजिए। भैया गर्मी का मौसम है, सूक्ष्म जीव बहुत सक्रिय हैं, तो ऐसा मोजा यहाँ कोई पहन के तो नहीं आता। दरअसल ये लड़के लोगों में बहुत आदत होती है, आप में तो नहीं है। ये बनियान, मोजा, चादर, अपना जो चादर घर पे बिछाते हैं, ऐसे फिर ऐसे, उसी फिर ऐसे। हाँ, अगर ये खुद खाना बनाते हैं तो ये कभी अपना चिमटा नहीं धोते, ये कभी अपना चौका बेलन नहीं धोते, ये कभी अपना आटा सानने वाली जो कढ़ाई है जो भी है वो काहे नहीं पता रहेगा, ये कभी नहीं धोते। ये कुकर का ढक्कन पिछले 1 महीने पहले धोए थे, ये केवल कुकर धोते हैं। मैं क्या गलत हूं? बिल्कुल नहीं हूं गलत, है ना क्या? हाँ, मैंने देख रखे हैं ना भाई, मैं भी तो कभी आपके हालात से गुजरा होऊंगा। बहुत ज्यादा आलस आ जाता है ना। चलिए बन गया ये। अब आइए हल करते हैं। हमें पता चला कि ए का हम क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस, तो आई ए और आई ओ, और बी का क्या लेंगे हम, हेट्रोजाइगस। तो अब इसको हल करो जरा, तो हमें 4 ऐसे स्थिति मिलेगी। एक मिलेगा आई ए और आई बी, कैसे हुआ, ये वाला यहां गया, ठीक है, और दूसरा मिला आई ए और आई ओ, तो आई ए और आई ओ मिल गया। फिर हमने वही काम किया आई ओ और आई बी के साथ, और फिर हमने वही काम किया आई ओ और आई ओ के साथ। अब इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा ए बी, यानी कि कोई बच्चा कैसा होगा, ए बी वाला होगा। ये रिजल्ट आएगा ए, कोई बच्चा कैसा होगा, ए वाला होगा। ये रिजल्ट आएगा बी, कोई बच्चा कैसा होगा, और कैसा आ गया, यानी कि ऐसे दंपति में कंप्लीट पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, यानी कि बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं। समझ बात आ गई? अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सबका हल हो गया ना ये? हाँ हाँ, नोट करिए नोट करिए, हाँ उतारो उतारो। अब आप अगर अकेले अकेले करोगे ना घर जाके चारों, कि एक बार आई ए ले लेते हैं, तो भी यही आएगा, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं हमें, फिर तो वही होगा ना कि हाथी मारना और दांत उखाड़ना। बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, कंडीशन नंबर 2 लिखिए, यदि, हाँ जी, अब आपको खुद लगाना है, मैं अब आपकी सहायता नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतना क्रूर तो हूं ही। लिखिएगा, यदि पेरेंट ब्लड ग्रुप ए वाले हों तो बच्चों में ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी बताओ, यानी माता पिता दोनों कैसे हो गए, ए वाले। यदि पेरेंट ब्लड ग्रुप ए वाले हैं तो बच्चों में पॉसिबिलिटी बताओ। भाई लगा लेना, पहले घबराहट हो जाती है जिनको नहीं आता, रुक जाया करो, शांत रहा करो, लगा के चुप रहा करो। अभी कोनो कोनो गुस्सा रहे होंगे, पता नहीं कहां से गुड़ा कर देते हैं ऐसे ही, है ना। हमेशा कौन सा लेना है, हाँ हेट्रो उठाना। तो माता ए और पिता भी ए, सॉरी दोनों ए, तो हमने हेट्रो उठाया आई ए आई ओ और आई ए आई ओ, रिजल्ट मिला हमें आई ए आई ए आई। कितने यार उसकी तरह आवाज आ रही है, तुषार कपूर की तरह,
ए आई ओ आई आ क्या ही आवाज निकल रही है ना? आई ए और अब मैं बोलूंगा ही नहीं, चलो। ए आई ओ आया, आई ओ आई 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 आई, लीजिए। तो रिजल्ट आया ए आर ओ, सबका आया। हाँ, तो यही पॉसिबिलिटीज है कि इनके बच्चों में दो पॉसिबिलिटीज रहेगी। तीसरा लिखिएगा, यदि यदि पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है। हाँ, लगा नहीं पाए थे? लगाओ लगाओ। देखो, मैं चाहता तो एक लिस्ट बना के पूरा कर देता, लेकिन इससे काम ना बनेगा, वो तो रटने वाली बात हो जाएगी ना। मैं चाहता हूं कि आप जाओ तो बिना डर के काम करो। बन गया सबका इधर? लिखिए, यदि पेरेंट ए और ए बी हैं, यदि पेरेंट ए और ए बी हैं, अंग्रेजी भी अब कर लेना ना अपने आप से। पेरेंट ए और ए बी, एक पेरेंट ए है, माता, उसमें माता ए होगी या पिता ए बी होगा? लगाओ तो सही भाई यार, जो लगा लो शांत रहा करो। देख रहे हो, आम लोग भी ध्यान दो, है ना। पेरेंट ए हैं और ए बी हैं, तो बच्चों में जरा ढूंढो, हमेशा क्या लेना, डोमिनेंट, सॉरी हेट्रो। जी जी, हम धन्य हो गए। आपने इतना जटिल गणित कर दी है कि इससे जाके हम नासा पहुंचाएंगे इसको। चलिए, आ गया सबका? हाँ, इधर आया? ये जो बिटिया कौन सी थी नहीं लगा पाई थे, आया? पक्का आ रहा है? दिखाओ जरा तो, कहाँ लगा रहे हो, दिखाओ। अभी बना रहे हो? हाँ जी, हाँ आपका तो हो गया। हाँ, लगाओ लगाओ लगाओ, हमारे सामने लगाओ। भाई लगाओ तुम ना, इतना सजा क्यों रहे हो? इसको आपको आ रहा है? इनको समझाओ। हाँ जी, हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे देख के नहीं आ रहा है। हाँ, आ गया? आया होगा ए बी और ए बी। आई ओ और आई ए, और इधर क्या लेंगे हम, आई ए आई। इसमें तो हेट्रो है ही नहीं, कोडोमिनेंट है ये, तो रिजल्ट क्या आएगा, आई ओ आई ए और आई ओ आई बी, आई ए और आई ए आई बी। रिजल्ट आ गया ए बी, ए और ए बी। तो ए कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा। तो ए हो गया, बी हो गया और ए बी हो गया, सबका आ गया। चौथा लिखेगा, यदि पेरेंट, चौथा लिखिए, यदि पेरेंट ए और ओ ब्लड ग्रुप के हैं। चौथा लिखिए 4 नंबर, यदि पेरेंट ए और ओ ब्लड ग्रुप के हैं, यदि पेरेंट ए और ओ ब्लड ग्रुप के हैं, यदि पेरेंट ए और ओ ब्लड ग्रुप के हैं, तो बच्चों में संभावना, अब थोड़ा तेजी से लगाना। यदि पेरेंट ए और ओ ब्लड ग्रुप के हैं तो बच्चों में संभावना, ए और ओ उत्तर आएगा। मैंने वो हेट्रो बता के आसान कर दिया ना, नहीं तो दिक्कत आती बीच में। अब आप थोड़ा निर्भीक हो, कोई भी आए मार दोगे। है? कुछ है नहीं, रीजनिंग है छोटी सी। हाँ, बन गया, सबका आ गया। उत्तर लिखेगा, जिनका नहीं है वो उत्तर जरूर लिख लें। ए और ओ आ गया। पांचवा लिखेगा, यदि यदि दोनों, यदि पेरेंट दोनों बी हों, देखिए यदि दोनों पेरेंट बी ब्लड ग्रुप वाले हों, यदि दोनों पेरेंट बी ब्लड ग्रुप वाले हों, 5 नंबर लिखिएगा। हाँ, यदि दोनों पेरेंट बी ब्लड ग्रुप वाले हों,
तो उत्तर आएगा बी और ओ। आ गया उत्तर, लिखिएगा बी और ओ। यदि पेरेंट दोनों बी ब्लड ग्रुप के हों तो उत्तर आएगा बी और ओ। आप ऐसे सीधे मत लिख देना, आपको क्या करना है, इतना तेज गुणा करके लिख देना है ना, फास्ट करो एकदम। अगला लिखिएगा 6 नंबर, यदि पेरेंट बी और ए बी हैं, यदि पेरेंट बी और ए बी हैं, सब सही है, सब सही चल रहा है, आप गड़बड़ जा रहे हो। हाँ, यदि पेरेंट बी और ए बी हैं, इसका देखना पेरेंट क्या है इसमें, बी और ए बी है, तो क्या करना है, आई ओ और आई बी, और दूसरे में क्या जाएगा, आई ए और आई बी। अब गुणा कर लीजिए तो होगा आई ओ आई ए, आई ओ आई बी, और हो जाएगा आई ए आई बी, और हो जाएगा आई बी और आई बी। तो इस तरह से आपको पिछले कहीं मिला होगा ऐसा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। आ रहा है, सातवां लिखेगा, 6 हो गया ना कुल। लिखिए यदि पेरेंट बी और ओ हो, यदि पेरेंट बी और ओ हो, हाँ इसके बाद 8वां लिखिएगा, यदि पेरेंट बी और ओ हो, तो यहां भी आई बी और आई ओ, और आई ओ और आई ओ, रिजल्ट आएगा बी और ओ। रिजल्ट क्या आया, बी और ओ आया, रिजल्ट आ जाएगा बी और ओ। हाँ हाँ, ये तो मैं आज करवा रहा हूं ना, आप समझ रहे हो, अब लाइन पकड़ चुके हो, इससे पहले आप नहीं समझे थे। लिखिए यदि पेरेंट ए बी और ए बी हैं, अब आप देखते बता दोगे, यदि पेरेंट ए बी और ए बी हैं, लगाओ तो सही। देखिए यदि पेरेंट ए बी और ए बी हैं, क्या ओ चांस बन रहा है, चांस ही नहीं है। यदि पेरेंट ए बी है तो बन जाएगा ए बी और ए बी। लिखिएगा, उत्तर दीजिएगा, पेरेंट यदि ए बी हैं तो ए बी और ए बी। और 9वां लिखिएगा, यदि पेरेंट ए बी और ओ हैं, 9वां लिखिएगा, 9 नंबर, यदि पेरेंट ए बी और ओ हैं, सभी लोग लगाना। हमने इसलिए शुरुआत के 4 बहुत स्लो बताए हैं, लगा के बताए हैं, यहां नहीं समझेगा, घर जाके मारना है एक चक्कर। यदि पेरेंट कैसे हैं, ए बी और ओ हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आई ए आई बी इंटू आई ओ और आई ओ। रिजल्ट क्या आएगा, आई ए और आई ओ, आई ए आई ओ, आई बी और आई ओ आई बी, यानी कि मिल जाएगा ए और, यही आ रहा है, लिखिएगा ए और बी, उत्तर आ जाएगा ए और बी। अच्छा, दोनों पेरेंट ओ हो तो कोई चांस ही नहीं है ना, कोई चांस बन ही नहीं सकता। ओ के अलावा कोई चांस है क्या भाई, आई ओ इंटू आई ओ, तो आई ओ दिखा देते हो ना लास्ट में, ठीक। तो अब क्या ये कठिन था, बहुत आसान था। अब एक मसला और मन में आ रहा होगा कि यार आर एच पॉजिटिव वाला हो जाए तो क्या होगा, उसको देख लेते हैं एक झटके में। आप इस समय फॉर्म में चल रहे हो ना, तो हम बता, अगर हम आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव इनको देखने की कोशिश करें तो यहां 2 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं। कैसे, आर एच पॉजिटिव के एक जीनोटाइप है जिसे बोलते हैं कैपिटल आर या कैपिटल डी या कैपिटल डी। एक जीनोटाइप मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसे बोलते हैं कैपिटल डी या कैपिटल डी और स्मॉल डी, बी लिख रहे हैं। और आर एच निगेटिव है तो इसके पास एक ही जीनोटाइप है, वो है स्मॉल आर या कैपिटल या स्मॉल डी।
इनका जीनोटाइप लिखिए जरा। अगर आर एच पॉजिटिव होगा तो उसके बाद दो जीनोटाइप होंगे, एक तो आर आर और एक छोटा आर बड़ा आर। मतलब आप चाहो तो डी डी लिखो, आप चाहो तो आर आर लिखो, दोनों तरह किताबें मिलेगा। आप चाहें तो इसको डी आर आर क्या कर दें, हटा दें, क्या डिस्टर्ब कर रहा है, क्लैश कर देते ना। आपकी मन मर्जी, आपकी मन मर्जी है, आप चाहे तो ये करो चाहे ये करो। आर पॉजिटिव के दो जीनोटाइप हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। आर एच नेगेटिव के केवल एक जीनोटाइप है, कौन सा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब हम यहां पर तीन स्थितियां प्रकट करते हैं। मान लो कि माता पिता दोनों आर एच पॉजिटिव हैं, तो बच्चों पर क्या असर जाएगा। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, हाँ इसे बना लीजिए। यदि लिखिए, यदि माता पिता दोनों आर एच पॉजिटिव हैं, यदि माता पिता दोनों आर एच पॉजिटिव हैं, यदि माता पिता दोनों आर एच पॉजिटिव हैं, तो बच्चों पर क्या प्रभाव होगा, या पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप व्हेन पेरेंट आर पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। तो अगर हम मेल देख ले तो आर एच पॉजिटिव, और फीमेल देख लें तो आर एच पॉजिटिव। सारा ज्ञान वही होगा जो पुराना बताया गया है कि हमें कौन सा उठाना है, हेट्रो की होमो, हेट्रो उठाना है। तो इसका हेट्रो क्या होगा, आर और आर, और यहां भी वही होगा आर और आर। अब आइए गुणा कर लेते हैं, एक आर से दूसरे आर, रिजल्ट मिला कैपिटल आर कैपिटल आर, दूसरे आर से अगला आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर। दोबारा क्या मिला, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो हमें कंडीशन क्या दिखी, ये है आर एच पॉजिटिव, ये भी क्या है आर एच पॉजिटिव, ये भी क्या है आर एच पॉजिटिव, लेकिन ये कैसा है आर एच नेगेटिव। तो अब नहीं, परसेंट नहीं होगा इसमें। अब यहां पर ध्यान देना कि जो बच्चा हुआ इन दोनों दंपतियों में, वो बच्चा या तो आर एच पॉजिटिव हो सकता है या तो आर एच नेगेटिव, यानी कि दोनों के चांस बनते हैं। तो यही एग्जाम विकल्प में रहेगा, क्योंकि हमारा मन क्या कहेगा ना कि जब दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव का चांस ही नहीं बन सकता, और वहां पे हम गलती कर देंगे। ऐसा नहीं है, हम हल करने के बाद ये पा रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी आ रही जहां पर क्या हो रहा है, आर एच नेगेटिव जा रहा है। तो यह आवश्यक है कि यदि दोनों दंपति पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ हो सकते हैं। किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब आपने यहां यही आता है, यही नीट होगा तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि इसमें कितने बच्चा डोमिनेंट हैं, एक बच्चा। पॉजिटिव डोमिनेंट कितने हैं, एक। रिसेसिव डोमिनेंट पॉजिटिव कितने हैं, 2। और नेगेटिव कितने हैं, 1। तो ये नीट का है, और अपना वाला वही है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पढ़ते वो भी इतना ही है जितना आप पढ़ रहे हो, कोई अंतर नहीं है, बस खाली उनको पूछने का तरीका अलग है, हमारे में तरीका अलग है। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि इस बार एक दंपति को पॉजिटिव कर लेते हैं, एक दंपति को नेगेटिव। देखिए यदि माता पिता में, यदि पेरेंट आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये वही हालात है जब मैंने आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बताया था, लेकिन मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि केवल पिता पॉजिटिव होगा, मैंने कह रहा हूं पेरेंट, माता भी पॉजिटिव हो सकती है या पिता भी हो सकता है। वहां पर शर्त क्या है कि पिता पॉजिटिव ही होगा और माता नेगेटिव ही होगी तो बीमारी होगी। इंग्लिश में भैया लिखिएगा कि व्हाट इज द ब्लड पॉसिबिलिटीज इन चाइल्ड व्हेन पेरेंट्स आर आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव। क्या आपने हल किया, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है। आइए देख लेते हैं। अगर हम एक को आर एच पॉजिटिव माने और एक को आर एच नेगेटिव माने तो हम लेते हैं आर एंड आर, आर एंड
आर, रिजल्ट आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, और यही तो आएगा। तो ये आ गया आर एच पॉजिटिव और आ गया आर एच नेगेटिव, यही तो हुआ। यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के चांस बन रहे हैं, परसेंटेज नहीं मतलब। अब तीसरा और अंतिम सवाल है, यदि दोनों क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, तीसरा चांस ले लेते हैं। देखिए यदि माता पिता दोनों आर एच नेगेटिव हैं, अरे लगा के तो देखो, नहीं तो खतरा हो जाएगा। तीसरा चांस कैसे कह सकते हो, आर एच नेगेटिव इंटू आर एच नेगेटिव, तो चूंकि इसमें आर आर इंटू आर आर, तो रिजल्ट आएगा आर आर, तो हमेशा कैसा होगा, आर एच नेगेटिव, यानी इनके बच्चों में पॉजिटिव के चांस नहीं है। तो जो पहली शर्त बताया हमने वही बार बार पूछेंगे वो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में दिमाग कहां जाएगा, केवल पॉजिटिव की तरफ, लेकिन चांस क्या बनता है, नेगेटिव का। तो अगर हम इसको एक साथ देखें तो आर एच पॉजिटिव इंटू आर एच पॉजिटिव, तो टेंस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बात समझ रहे ना। और आर एच पॉजिटिव इंटू आर एच नेगेटिव, तो टेंस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट आर एच नेगेटिव इंटू आर एच नेगेटिव टेंस टू ओनली नेगेटिव, यही तो आया। तो इतने सवाल में ये जो ऊपर वाला विकल्प है यही वो आपसे पूछेंगे। तो बड़े गणित लगा लिया आपने, तो समझ में आ गया। कोई इफ बट तो नहीं किसी में, ठीक है आगे बढ़ा जाए। अगला लिखिएगा लसिका या लिम्फ, अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर लिखिएगा लसिका या लिम्फ, नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब टॉपिक है इसी में, चैप्टर नहीं। अभी तो लसिका या लिम्फ की बात करते हैं। हाँ जी, क्या बेटा, ओ नेगेटिव, हाँ हाँ यूनिवर्सल डोनर है बेटा। पॉजिटिव में नेगेटिव, जिसमें बिल्कुल हमने कहा ना कि जिसमें एक भी क्या ना हो, एंटीजन ना हो, और वो पॉजिटिव हो जाएगा तो आर एच एंटीजन आ जाएगा, तो कैसे डोनर हो सकता है, जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो। तो आर ओ नेगेटिव में क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो डोनर हो जाएगा। लिखाया तो हूं मैं, आप अभी मिल लेना, समझा देंगे आपको, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो यहां पर आते हैं, और यह है लिम्फ नोड, ये पूरी शरीर दिख रही है, पूरा का पूरा। हमारी शरीर में लगभग लगभग वर्तमान समय में 700 से लेकर के 800 नोड मौजूद हैं, और ये नोड लिम्फ नोड कहलाते हैं या गांठ कहलाती हैं। यानी कि ऐसा कहीं जगह नहीं दिख रहा है, बस इतना छोड़ करके इसके ऊपर नोड नहीं होते, गले तक गर्दन तक आपको प्रॉपर नोड दिखाई देंगे। गांव में बंगाली डॉक्टर होते हैं, उनको एक स्पेशलिटी प्राप्त है, वो पाका फोड़ा चीरा का बहुत शानदार दवा देते हैं। कई बार आर्मपिट में एक फोड़ा निकलता है, 7 इधर और 7, सुना है आपने, अगर एक निकलना शुरू हुआ आर्मपिट में तो वो पक्का तय है कि कितने निकलेंगे, 7 की संख्या में। और इधर भी कहेगा 7, 7 दूनी 14, तो कहेगा अब हम संपन्न हुए। अक्सर गांव में डॉक्टर क्या करते हैं कि लाओ चीरा मार दें, और चीरा मार के दबाते हैं थे से, कहेंगे देखो इतनी मवाद निकाले हैं तुम्हारी, मवाद बहुत निकालते हैं, ये इतना खतरनाक है कि मौत तक हो सकती है। आप देख रहे हो, आर्मपिट चेक करो, इतनी सारी लिम्फ नोड है इसके अंदर कि आप पता नहीं कहां चीरा मार दोगे। अगर कहीं नोड पर चीरा लग गया तो फिर समझो कैंसर पैदा होना है। कभी भी कसम खा लेना कि बिना सर्जन के शरीर में चीरा नहीं लगवाना है। देख रहे हो गांठ में, देखो जहां जहां ज्वाइंट है हमारे, हर जगह नोड बनाया गया है।
और ये इसलिए बनाया गया है कि मैक्सिमम जो फंगस और बैक्टीरिया पनपते हैं वो कहाँ पनपेंगे? कुछ ऐसे हैं जिनका आर्मपिट अगर सूंघ लोगे मर जाओगे सूंघ करके, इतना बदबू करता है, कारण कि फंगस पनपे हुए हैं वहां पर। तो उनको बचाने के लिए, उनसे हमें सुरक्षा देने के लिए ईश्वर ने जगह जगह पर ला करके गोटियां फिट की हैं या गांठ लगा दी हैं। और जब वो फंगस हमें परेशान करते हैं तो ये गांठ क्या करती है कि ऐसे छोटा सा स्प्रे बनाई है और फिस से स्प्रे मार देती है और हम बच जाते हैं। इसका काम यही है। लिम्फ जो निकलता है, ये लिम्फ एक तरीके से एक केमिकल है या एक पानी जैसा द्रव है और ये हर जगह मौजूद है, हर ज्वाइंट पर, जहां जहां पर ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि यहां हमारा ध्यान ना जाए। देख रहे हो, सबसे गंदा गर्दन होता है, काला काला गर्दन होता है लोगों का, क्योंकि इधर कोई मलता ही नहीं इसको नहाते समय, मारा 2 लोटा पानी फेंक के मार्केट में आ गया। ऐसे ही तो हो रहा है, हम यही तो करते हैं नहाते समय, नहाना। और खास करके इधर वाले पोर्शन में यही समस्या है, ये नहाने में आधा सेकंड लगाते हैं, आए अंदर गए, बस बैठो आया। इसलिए ईश्वर को पता था कि ऐसे मलिच्छ टाइप के इंसान होंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह पे लगा दिया है जंक्शन प्रॉपर, कि कहीं अगर यहां पर बीमारी पैदा हुई तो स्प्रे मार देगा छक्के से, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा। आपने देखा ना, फोड़ा वोड़ा अपने आप ठीक नहीं हो जाता, उसको छेड़ो मत बस। जैसे मान लो कि इधर फोड़ा हुआ, कुछ लोग उसको दबाएंगे अब दबा तो फोड़ा रहे हो और नीचे कौन बैठा है, लिम्फ नोड, कह रहा है मार डालो हमको हम ही तुम्हें बचाने वाले, हमको मारो, इतना मारो कि सही हो जाए हम। तो शरीर में ऐसी कहानी है। ये बनते कहां से हैं? जो हमारी सेल्स हैं या जो हमारा टिश्यू है, उन्हीं के बीच से निकलते हैं और निकल के आकर के इसी गठिया में भैया जमा हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं या रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करते हैं या संक्रमण को समाप्त करते हैं। अब सवाल है कि इसमें होता क्या है। आपको याद होगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एक ऐसा WBC है, अगर वो है तो हमें बीमारी से बचाएगा। तो इसके अंदर जो केमिकल भरा गया है उसमें ठूस ठूस के लिम्फोसाइट डाल दिए गए हैं और तुम्हारा काम इतना ही है कि इसको बचाते रहो। हमारी सबसे बड़ी जो लिम्फ नोड है वो यहां पर है, देखो लाल लाल, प्लीहा, स्प्लीन पढ़े हो ना, इसलिए इस चित्र में अलग से दिखाया गया है उसे कि ये बिगेस्ट लिम्फ नोड है। ये लिम्फ अपने पास रखती है और हमें पूरा बचाने का काम करती है। इसके अलावा एक टांसिल यहाँ पे हमने लिखाया भी आपको, लिम्फोमा पढ़ा रहा था मैं तो बताया था। कई बार यहाँ पर देखो टांसिल में संक्रमण हो जाता है, गले में सूजन दर्द होना, और गले की दर्द 3-4 दिन में अपने आप नॉर्मल हो जाती, बस गर्म पानी से क्या करो, गलारा कर लो, ऐसा डॉक्टर बोलता है। इसलिए बोलता है कि कोई दवाई थोड़ी है गर्म पानी, वो एक ऐसा व्यवस्था है जिससे कि वहां पर बाहर से आप थोड़ी मदद कर दो गर्म पानी से, और पीछे से कौन मदद कर रहा है, लिम्फ नोडवा तो है ही, और आप जरा सा गला ठीक नहीं हुआ फिर गलारा करना बंद कर देते हो, आदत है ऐसी। जिस दिन दर्द होगा उस दिन तो 5-7 बार माँ बीटाडीन गलारा लाओ, एकदम आग रख लें इसके अंदर, काढ़ा वाढ़ा पी के एकदम जला न डालें इसको, और जहां जरा सा आराम हुआ ठंडा पानी लाओ। अंदर लिम्फ नोड कह रहा है बेटा हमारे भरोसे बैठे हो। जब इसमें समस्या आती है तो लिम्फोमा नामक कैंसर होता है, और अगर गलती से यहाँ पे वो बंगाली डॉक्टर चीर दिए हैं, बच गए हो, ईश्वर की देन थी बच गए हो, नहीं तो लिम्फोमा लेके घूमते। कभी चीर फाड़ कराया हो हाथ पैर में? हाँ, कुछ लोग होंगे यहाँ पर बंगाली डॉक्टर के कुपोषण के शिकार कर चुका होगा। अरे वो इतना खतरनाक डॉक्टर, कहता है कैंसर तक ठीक कर देंगे, कोर्स ले लो, 2000 रुपए दो, कैंसर ठीक। ऐसे और हर चौराहे पे बैठा होगा, आपके गांव में होगा, है कि नहीं है? यूपी ये आते वेस्ट बंगाल से हैं, आके CMO कार्यालय में जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और रजिस्ट्रेशन होता काहे के लिए है? सामान्य घाव वगैरह पट्टी साफ सफाई का, और उसी की आड़ में वो देते हैं कैंसर की दवाई। बुखार, सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोरोना फोरोना सब एकदम सब ठीक कर देंगे, क्योंकि इतना तो सबको पता, गूगल कोरोना हुआ है कौन सी दवाई दें। हमारे यहाँ बंगाली डॉक्टर ऐसे करता था कि आ गया बुखार है, अंदर जाए
गूगल बुखार आ गया, इसको कौन सी दवाई दें? अब गूगल कह रहा है पैरासीटामॉल दे दो, एजिथ्रोमाइसिन दे दो। अच्छा ठीक है, आया, लिख दिया, ले जाओ 50 रुपए लाओ। तो गूगल से खेल हो रहा है इधर, अब बैठा है डॉक्टर। तो ये खतरनाक है, समझ में आया? तो इसको अगर हम एक समराइज करें तो जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स के बीच में एक लिक्विड निकल रहा है और ये लिक्विड कहलाता है लिम्फ। और इसी लिम्फ का जमाव कहां होगा? लिम्फ नोड में होगा। और ये काम क्या कर रही है? संक्रमण का। क्या कर रही है? अच्छा, होता क्या है वास्तव में? जो लिम्फ होते हैं ये होते ब्लड ही हैं, बस इसमें से गायब क्या है? RBC, और गायब क्या है? प्लेटलेट्स। तो बचा क्या? WBC और प्लाज्मा। लिखिएगा लिम्फ बराबर, हाँ जी क्या हुआ? हाँ जाओ जाओ, व्यापक जाओ, समय हो गया क्या? अच्छा, तो लिम्फ लिख करके छोड़ दो। अब आप लोग जाओ फिर, क्या कंटिन्यू करें? नहीं, समय से ऊपर नहीं जा सकते ना लिम्फ का। तो हेडिंग तो लिख लो, लिम्फ बराबर लिखो प्लाज्मा प्लस WBC। लिखिए लिम्फ बराबर लिखिएगा प्लाज्मा प्लस WBC। लिम्फ बराबर लिखिएगा प्लाज्मा प्लस WBC। अच्छा, अगर लिम्फ में हम ब्लड से निकालें तो लिम्फ बराबर ब्लड माइनस RBC प्लस प्लेटलेट्स प्लस सम प्रोटीन। ये भी लिख देना, कुछ प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं। लिखिए लिम्फ बराबर लिखिएगा ब्लड माइनस RBC प्लेटलेट प्लस सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। समझ में बात आ गई? तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, और अब आप लोग सम्मानपूर्वक जाइए और कल इसे आगे बढ़ाते हैं। हाँ, पहले इनको निकल जाने देना। मंत्री जी भैया बैठ जाओ यार।